Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Satti and I am back with another informative lecture. Students, आज का lecture is very important because we will be solving the analytical section marathon for all the universities related. We will be solving the analytical reasoning marathon for Beria, Air, ComStat, Fast and NDU. सो अगर आज का लेक्चर आप 100% कवर अप कर लेते हो तो आपका कंप्लीटली जो एनालिटिकल का सेक्शन है, एनालिटिकल रीजनिंग का जो पोर्शन है आपका फॉर दीज यूनिवर्सिटीज अलॉन्ग विद सम अदर यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, संजैबिस्ट है या डीएचएस सुफा है एक्सेट्रा, सो वो 101% आपका ये पोर्शन जो है वो कवर अप हो जाएगा. सो आज के मैराथन के अंदर फर्स्ट विल बी हैविंग रिलेशनशिप क्वेश्चंस, then we will have direction and orientation questions, then age calculation questions, date day और time calculation के questions करेंगे. उसके बाद very important and easy tricks and tricks to solve the analytical reasoning का जो scenario based सेक्शन होता है जिसके अंदर एक लेंथी सा पैराग्राफ गिवन होता है जिसके अंदर डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं एंड स्टूडेंट्स व्हेन एवर दे आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन दे गेट कंफ्यूज और ये क्वेश्चन का गलत हो जाता है. उसके साथ साथ हम लोग आज इसमें लॉजिकल डिडक्शंस का पोर्शन भी सॉल्व करेंगे. सो इफ यू कवर अप दिस लेक्चर इंशाल्लाह, सो 101% आपका एनालिटिकल का जो पोर्शन है फॉर एनी यूनिवर्सिटी, फॉर एनी एंट्रेंस टेस्ट, फॉर योर इवन जॉब टेस्ट, this will be covered up. So before starting today's lecture, I'll request you all to kindly subscribe to my channel for more knowledgeable content. Do share it with your friends. Do like this video. According to a man, Aisha said, his mother's only son is my father. How is Aisha related to man? एक आदमी की तस्वीर है और आयशा उसकी तरफ क्या कर रही है, पॉइंट कर रही है. आयशा उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कह रही है कि इस आदमी की जो वालदा हैं, हिज मदर्स, इस आदमी की जो मदर है, उनके जो ओनली सन है, उनके जो अकेले बेटे हैं, ओनली सन जो हैं वो मेरे फादर हैं. सो अगर एक आदमी की माँ का एक ही बेटा है तो खुद उसी आदमी की ही बात हो रही है. कॉमन सेंस लगाओ ना. अगर एक शख्स ये कहता है कि ये जो आदमी है ये मेरी दादी अम्मा का इकलौता बेटा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो वही शख्स ही बेटा है ना, उसके अलावा तो कोई और फिर वहां पे प्रेजेंट नहीं है. सो दिस इज हाउ ये आयशा के फादर ही लगेंगे जब उसने ये कहा कि ये जो आदमी है, ठीक है, ये जो आदमी है इसकी जो मदर है, ठीक है, वो ओनली इज मदर्स ओनली सन इज माई फादर. सो इस आदमी की जो मदर है उनका जो इकलौता बेटा है, ओनली सन है, वो मेरा फादर है. सो आयशा उनकी क्या है, डॉटर है. इजी पीजी. हाउ इज आयशा रिलेटेड टू मैन? अहमद सेड द बॉय आई मेट इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर. सो दिस वन इज इजी. अहमद ने बताया कि एक लड़का जो मुझे मिला था वो ओनली सन है किसका, ऑफ माई मदर्स ब्रदर. सो अहमद की मदर जो है उनके जो ब्रदर है. पहले तो आप ये रिलेशनशिप देख लो. अहमद की जो मदर के ब्रदर हैं वो अहमद के क्या हैं, अंकल हैं. और ये जो बॉय है ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर. सो ये जो मदर के ब्रदर थे उनका ये इकलौता बेटा है, सन है. अहमद के अंकल का बेटा अहमद के साथ, अहमद उसका आपस में क्या है, कजन्स है. Pointing to a photograph, Sarah said, her son's father is the husband of my daughter. एक फोटोग्राफ है जिसकी तरफ सारा पॉइंट कर रही है. सारा क्या कर रही है, एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट कर रही है और उसमें कह रही है कि हर सन, किसी लड़की की तस्वीर है, इसका मतलब है किसी औरत की तस्वीर है. हर सन, तो ये विमन है, मुझे ये पता चला विमन है, ठीक है. हर सन्स फादर, इस औरत का जो बेटा है उसके जो फादर हैं. ड्रॉ करते जाना है आप लोगों ने रिवर्स में. इसकी ट्रिक क्या है कि जो जो रिलेशनशिप में ड्रॉ करते जाओ रफ वर्क में. सारा एक विमेन की तस्वीर की तरफ पॉइंट करिए. मुझे कैसे पता चला, क्योंकि हर मेंशनड है. फिर आगे कह रहा है हर सन्स फादर, उसके जो सन है उसके जो फादर हैं इज द हस्बैंड ऑफ माई डॉटर. ये जो फादर है वो सारा के डॉटर का, सारा की डॉटर का हस्बैंड है, ठीक है.
तो सायरा की डॉटर का जो हस्बैंड है ये वो आदमी है। ठीक है। और पूछा यह जा रहा है कि वुमेन जो है फोटोग्राफ में वो सारा की क्या लगती हैं, तो सारा की अम्मी लगती हैं। शी इज मदर ऑफ सारा। हाउ? देखो ना, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तस्वीर में जो लड़की है उसका जो बेटा है, उसके जो हस्बैंड है वो मेरी डॉटर के हस्बैंड है। उसके जो फादर है, यानी तस्वीर में जो लड़की है उसके जो बेटा है, यानी लड़की का जो सन है, उसके जो फादर हैं वो मेरी बेटी के हस्बैंड है। जब वो बेटी के हस्बैंड है तो इसका मतलब है कि ये आदमी जो है वो सायरा का क्या है, सन इन लॉ है। ठीक है, सायरा का सन इन लॉ है। SIL हो गया। तो ये जो फादर था इस बच्चे का, जाहिर बात है वो इसके साथ मैरिड है, तो ये उसकी डॉटर है। तो सायरा जो है वो उस खातून की मदर है। बल्कि इसके आंसर को करेक्ट कर लो। क्वेश्चन में लिखा गया हाउ इज द वुमेन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू सायरा। तो सायरा का उसके साथ क्या ताल्लुक है, उस खातून के साथ? तो वो सायरा की डॉटर है, तो इसको डॉटर कर लो, सायरा उसकी मदर है। ठीक है, सो करेक्ट इट आप। तो ये है, तो वो सायरा की डॉटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मैन सेड माई सन्स मदर ओनली ब्रदर इज पॉइंटिंग एट मी। वेरी इजी है, सिर्फ वैसे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। एक आदमी ने कहा कि मेरे बेटे की माँ का भाई, यानी आदमी है, उसका जो सन है, माई सन्स मदर्स ब्रदर, मेरे बेटे की माँ का भाई। ठीक है, तो उसके बेटे की, उसका जो बेटा है, उसकी जो वालिदा है, माँ है, वो बेसिकली उसकी वाइफ है ना। वो उसकी वाइफ है, ये उसकी वाइफ है, और ये उसका भाई है। सो वाइफ का ब्रदर क्या होगा? ब्रदर इन लॉ होगा। इफ इज एज फादर इज बीज सन, अ बिट ट्रिकी वन, क्योंकि यहाँ पे नेम नहीं है। जहाँ पे नेम नहीं होता थोड़ी सी वो ट्रिकी लगना शुरू हो जाते हैं। इफ एज फादर इज बीज सन, अगर ए के जो फादर हैं, ठीक है, ए के जो फादर हैं वो किसके बेटे हैं? वो बी के बेटे हैं। बी के वो सन हैं। एंड बी इज द फादर ऑफ सी, और बी जो है वो सी का भी फादर है। बी जो है वो सी का भी फादर है। ए के जो फादर हैं वो इस बी के बेटे हैं। अगर देखो ना, अब वो कह रहा है कि एज फादर इज बीज सन, इसका मतलब है पहले ए और बी का रिलेशनशिप देख लेते हैं। सो ए और बी का आपस में रिलेशनशिप ग्रैंड फादर और ग्रैंड चाइल्ड का है। दादा अब्बू हैं ये उसके। भाई, ए के जो फादर हैं वो बी के बेटे हैं। तो ए बी के आपस में क्या रिलेशनशिप है? ये उसके ग्रैंड फादर हैं, दादा अब्बू है ना। एक शख्स ये कहता है कि मेरे फादर के जो अब्बू हैं, तो भाई मेरे फादर के अब्बू उसके क्या लगे? उसके दादा अब्बू लगे, राइट। और वही जो दादा अब्बू हैं उनका एक और बेटा भी है सी, वो सी के भी फादर है। वो सी के भी फादर हैं। तो सी जो है वो ए के क्या है? अंकल है। क्योंकि ये भी इनका बेटा है और सी भी इनका बेटा है। सो ए का फादर और सी आपस में भाई हैं। जब वो भाई हैं तो वो उसका अंकल है। यहाँ पे आंट की ऑप्शन मौजूद नहीं थी, वो आंट भी हो सकती थी, क्योंकि मेल या फीमेल है हमें पता नहीं है। पॉइंटेड हुआ वेमेन, अ बॉय सेड हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। वेरी इजी। एक तस्वीर की तरफ पॉइंटेड टू अ वेमन। ठीक है, एक लड़का इशारा करते हुए कह रहा है बॉय, एंड इन द पिक्चर देयर इज अ वेमेन। और वो ये कह रहा है कि हर फादर, इसके जो फादर, इस खातून के जो फादर हैं, वो ओनली सन है किसका? मेरे ग्रैंडफादर का। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू बॉय? सो बॉय के वो जो औरत है पिक्चर में, उसके जो फादर हैं वो उसके ग्रैंड फादर के इकलौते बेटे हैं। सो इस बॉय के ग्रैंडफादर का बेटा इसके फादर हुए ना, इसके भी तो फादर हुए। और ये इस खातून के भी फादर हैं। तो वो कह रहा है कि इसका जो फादर है वो मेरे ग्रैंडपा का एक इकलौता बेटा है। मेरे ग्रैंडपा का इकलौता बेटा है तो मतलब एक ही बेटा है, तो वो अपने वालिद की ही बात कर रहा है।
तो ये खातून और ये आपस में भाई बहन हुए, वो उसकी सिस्टर है। सो हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द बॉय, ये उसकी सिस्टर है और ये उसका भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटो, द गर्ल सारा सेड, द गर्ल इन द फोटोग्राफ इज द डॉटर ऑफ माई ओनली ब्रदर्स वाइफ। सारा एक तस्वीर है में लड़की है, उसकी तरफ इशारा करते हुए कह रही है कि ये डॉटर है। किसकी डॉटर है? ये मेरे भाई की, ब्रदर की वाइफ की डॉटर है। सो ब्रदर की वाइफ की डॉटर का मतलब है कि ये इस खातून की बेटी है, ठीक है। और सारा के भाई की बीवी की बेटी है ना, तो सारा के भी भाई की बेटी हुई। जब सारा के भाई की बेटी है तो एक वो शख्स जो है वो उसकी, जो एक खातून जो है उसकी जो भाई की बेटी है, ठीक है, वो उसकी आंटी है और वो उसकी भांजी या भतीजी है, नीस है। सिंपल। तो रिवर्स में इसको क्या करना है, कुछ मुश्किल नहीं है। रिवर्स में ड्रॉ करो, रिवर्स में ड्रॉ करते जाओ, रिलेशनशिप्स उनके निकालो जिनके पूछे में है। बीच के रिलेशनशिप्स को आपने सप्रेस करना है, उनका ताल्लुक बनाते हुए एंडिंग और स्टार्टिंग को ढूंढना है। सो आयशा सेड टू फरहान, आयशा ने फरहान को बताया, योर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ। सो आयशा ने ये बात फरहान को बताई है कि फरहान के जो फादर हैं, फरहान के जो फादर हैं वो ओनली सन है, वो इकलौते बेटे हैं। किसके ओनली सन है वो? ओनली सन है मेरे फादर इन लॉ के। सो आयशा के फादर इन लॉ का एक ही बेटा है, ओनली सन है। सो आयशा के फादर इन लॉ, आयशा के फादर इन लॉ का जब एक ही बेटा है तो इसका मतलब है आयशा का वो हस्बैंड है। भाई ये खातून कहती है मेरे ससुर का इकलौता बेटा। तो भाई जब उनके ससुर का इकलौता बेटा है, ससुर का एक ही बेटा है, तो वो उसके अपने अपने हस्बैंड की बात कर रही है। और वो फरहान को बता रही है कि वो तुम्हारे फादर जो है वो मेरे फादर इन लॉ के, तो वो फरहान के फादर हैं। तो ये जो शख्स है और ये जो आयशा है, ये आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। और फरहान का वो फादर है, वो जो उसका हस्बैंड है। तो फरहान उसका क्या हुआ? बेटा हुआ। सो हाउ इज आयशा रिलेटेड टू फरहान? तो फरहान आयशा की, आयशा जो है वो फरहान की मदर हुई। पॉइंटिंग टू अ बॉय, रजा सेड, एक तस्वीर है या एक लड़का है सॉरी, जिसकी तरफ रजा कह रहा है कि इसके जो फादर हैं इज द सन ऑफ माई फादर्स सिस्टर। तो एक बॉय है, देखो मैं कैसे ड्रॉ करता हूं, मैं फिर बता रहा हूं कि एक बॉय है, ठीक है, उसके जो फादर हैं, कोई बात नहीं, फादर ड्रॉ कर लिया। ये सन है, किसका सन है? ऑफ माई फादर्स सिस्टर, मेरे फादर की सिस्टर का सन है। यानी इस लड़के का जो फादर है वो मेरे फादर की सिस्टर का सन है। तो रजा के फादर की सिस्टर पे आओ, रजा के फादर की सिस्टर की बात हो रही है। तो रजा के फादर की सिस्टर रजा की आंट हुई। तो जब वो उसकी आंटी हुई तो उसकी आंटी के बेटे का बेटा हुआ ना ये, क्योंकि वो लड़के का बाप है। सो आंटी के जो सन है वो इस लड़के का फादर था, तो आंटी के बेटे का बेटा हुआ। सो मेरे कजन का, या एक शख्स है उसके कजन का, आपस में तो रजा और ये कजन हो गए ना, क्योंकि उसकी आंटी का बेटा है, तो रजा और ये आपस में कजन हो गए। सो इफ आई हैव अ कजन, इफ समवन हैव अ कजन, सो उसके कजन का बेटा है, अगर मेरे कजन का बेटा है फॉर एग्जांपल, तो मैं उसके लिए अंकल ही हूं, ठीक है। सो वो लड़का इसका क्या हुआ? नेफ्यू हुआ, ये उसका अंकल हुआ। सो इजी पीजी। पॉइंटेड हुआ वेमेन, अली सेड हर डॉटर इज मैरिड टू द ओनली सन ऑफ माई फादर। वेरी इजी है, सिर्फ ट्रिकी बनाया हुआ है। वेरी बैरियर ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये, वेरी एयर ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एनडीयू के एनालिटिकल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। वो कह रहा है कि हर डॉटर इज मैरिड टू द ओनली सन ऑफ माई फादर। तो एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कौन कह रहा है? अली कह रहा है कि इसकी जो डॉटर है, इस खातून की जो डॉटर है, इज मैरिड टू द ओनली सन ऑफ माई फादर। सो अली के फादर के इकलौते लड़के के साथ। तो एक शख्स कहता है कि मेरे फादर का एक ही बेटा है, तो फिर वो अपनी बात ही कर रहा है ना। तो अगर इस खातून की बेटी की उसके साथ शादी हुई हुई है तो अली जो है वो उसकी डॉटर का हस्बैंड है और ये उसकी मदर इन लॉ है। सो द ओनली ट्रिक और द इजी ट्रिक इज टू ड्रॉ द रिलेशनशिप्स इन रिवर्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ,
अली सेड हर फादर इज माई फादर्स ब्रदर इन लॉ। तो एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए अली ने ये कहा है कि इसके जो फादर हैं वो मेरे फादर के ब्रदर इन लॉ हैं। तो आपने इस रिलेशनशिप को ड्रॉ करना है। अब देखो समटाइम्स पेपर के अंदर क्वेश्चन यूं होता है कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ फोटोग्राफ ऑफ अ वुमेन, अब फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, फोटोग्राफ ऑफ अ मैन, तो आपको पता चल जाता है कि जिसके बारे में रिलेशनशिप निकालना है हमने, वो कोई खातून है, वो कोई मर्द है, वो कोई औरत है, क्या है। यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा, वहां पे लिखा हुआ पॉइंटेड टू अ फोटोग्राफ अली सेड हर फादर, हर से पता चल रहा है किसी खातून की बात हो रही है। तो एक वेमन है, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट में गिवन नहीं है कि पॉइंटेड टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ वेमन या पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, नहीं है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ पॉइंट इन फोटोग्राफ अली सेड हर फादर, जब हर फादर की बात हो रही है इसका मतलब है कि वो कोई वेमन है। उस वेमन के जो फादर हैं, उस वेमन के जो फादर हैं वो अली के फादर के, इज माई फादर्स ब्रदर इन लॉ। सो अली है, अली के फादर हैं, यूं आप ड्रॉ करोगे, ये दोनों आपस में ब्रदर इन लॉ हैं, ठीक है। ये दोनों अगर ब्रदर इन लॉ हैं तो ये लड़की अगर इसके फादर के ब्रदर इन लॉ की बेटी है तो अली की क्या होगी, ये अली की भी कजन ही होगी। देखें, आपके जो खालू हैं लेट्स से, एंड योर फादर, राइट, दे आर ब्रदर इन लॉज टू वन अनदर। तो जो उनकी डॉटर है और जो आप हैं, चाहे आप बॉय हैं चाहे आप गर्ल हैं, यू आर रिलेटेड एज कजन्स टू वन अनदर। तो ये रिलेशनशिप आपने यूं ड्रॉ करना है। तो रिवर्स में इसको ड्रॉ करना है। इसका लॉजिक क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, पहले भी बताया हुआ, इसको रिवर्स में आपने ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने से आपके पास रिलेशनशिप्स आ जाएंगे। अ वेमन सेड माई हस्बैंड्स ओनली सिस्टर इज मैरिड टू यू। एक औरत ने किसी को कहा कि मेरे हस्बैंड की जो बहन है, अकेली जो बहन है, इकलौती बहन है, उनकी तुमसे शादी हुई। हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द पर्सन शी इज स्पीकिंग टू। सो वेमन के हस्बैंड की जो सिस्टर है वो अगर उससे मैरिड है तो वो उसके सिस्टर का हस्बैंड है, यानी उसके हस्बैंड की सिस्टर का हस्बैंड है। तो ये उसकी भी क्या लगेंगी, सिस्टर इन लॉ लगेंगी, भाभी लगेंगी। समझ आ गया, यानी जिस इस शख्स की जिस औरत से शादी हुई हुई है उस औरत के जो भाई हैं उनकी वो बीवी है, तो उसकी वो सिस्टर इन लॉ लगेगी। दिस वन वाज इजी, इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आरिफ सेड द मैन आई मेट टुडे इज द फादर ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स ब्रदर। सो आरिफ सेड द मैन आई मेट टुडे इज द फादर ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स ब्रदर। वो कह रहा है कि जिस आदमी से मैं मिला हूं वो क्या है, वो फादर है किसका, डॉटर का। किसकी डॉटर का, मेरे मेरे फादर के ब्रदर की डॉटर का। सो मेरे फादर के जो ब्रदर की डॉटर का जो फादर है वो इसी बंदे की बात हो रही है। तो आरिफ उस आदमी का क्या लगा, देखिए ना, आरिफ के फादर के ब्रदर की बेटी है, उसके अब्बू से मिला, यानी इन्हीं अंकल से मिला है ना, इसी शख्स से मिला है। वो ये कह रहा है, आरिफ ये कह रहा है कि जो आदमी मुझे मिला था वो फादर है किसका, उस लड़की का जो कि मेरे फादर के भाई की बेटी है। तो फादर के भाई की बेटी का मतलब है कि अगर उसी लड़की का फादर है तो इसी से ही मिला है ये। अब इसके फादर का भाई है ना वो, तो आपने ये रिलेशनशिप देखना है, क्योंकि हमने आरिफ का उसके साथ रिलेशनशिप पूछा गया। तो आरिफ के फादर का भाई आरिफ का अंकल लगेगा। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, pointing to a photograph of a person. A man pointing to a person in a photograph said, he is the son of the only daughter of my father. एक आदमी है, ठीक है, एक मैन है, वो एक पिक्चर के अंदर कोई लड़का है या आदमी, आप कह दो ब्रदर, क्या आप बॉय कह दो, कोई बॉय की पिक्चर की तरफ या पर्सन की पिक्चर की तरफ कह रहा है कि ही इज द सन ऑफ द, ये सन है, किसका सन है, ऑफ द डॉटर ऑफ द, ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। इस आदमी ने जो पॉइंट कर रहा है पिक्चर की तरफ, इसके जो फादर है उसकी जो डॉटर है ये उसका लड़का है, उसका बेटा है। तो इसका मतलब है कि ये आदमी इस बहन, इसकी ये बहन लगेगी, ये सिस्टर लगेंगी, ये इस इनकी बेटी का भाई है,
यानी ये इसकी बहन है। तो और ये लड़का जो था, ये जो बॉय है, सन है, वो ये जो पिक्चर के अंदर था वो इन्हीं खातून का बेटा है। तो ये उसके अंकल लगेंगे। ये आदमी जो है उसका अंकल लगेगा। तो वो लड़का इसका क्या लगेगा? वो लड़का इसका नेफ्यू लगेगा, भांजा लगेगा। ठीक है। तो द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर रिलेटेड टू डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का क्वेश्चन जहां पे भी आ जाए, इसकी ट्रिक या टिप क्या है कि आपने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा ड्रॉ करना है ऐसे क्रॉस में। जब भी क्रॉस में आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करोगे तो आपके टॉप के ऊपर हमेशा नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, नॉर्थ की डायरेक्शन होगी। सो नॉर्थ की डायरेक्शन होगी। सो नॉर्थ हमेशा आपने अपने टॉप पे लेना है, राइट हैंड में हमेशा आपने अपने ईस्ट लेना है। तो अब नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ हो जाएगा, ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट हो जाएगा। हाँ, इनके बीच में यूं नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ इनके बीच में नॉर्थ ईस्ट है, इनके बीच में ईस्ट साउथ है, वो एक अलग बात है, वो आप निकाल लोगे। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉन है, बट पेपर में तो ड्रॉन नहीं होगा। आपने क्या करना है, आपने यूं क्रॉस बना लेने हैं, बल्कि सीधे क्रॉस बनाने हैं। ठीक है, यूं सीधे आपने दो क्रॉस एक क्रॉस ड्रॉ करना है आपने। हमेशा अपने टॉप पे आपने नॉर्थ लेना है, नॉर्थ के ऑपोजिट पे साउथ होता है। हमेशा आपने अपने राइट हैंड पे ईस्ट लेना है, और ईस्ट के लेफ्ट हैंड पे ईस्ट के ऑपोजिट हमेशा वेस्ट होगा। सो इसको अब हम यूज करते हैं। कहता है कि मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। सो सबसे पहले क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ कर लोगे। टॉप पे नॉर्थ, राइट पे ईस्ट, सो ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट और नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ। एक आदमी जो है वो 5 किलोमीटर नॉर्थ में गया। सो वो 5 किलोमीटर नॉर्थ में गया, उसने 90 डिग्री का टर्न क्लॉकवाइज लिया। अब भाई क्लॉकवाइज का मतलब है जिस तरह क्लॉक चलती है। तो क्लॉक कहाँ से चलती है? यूं चलती है ना क्लॉक। कल कोई पूछा था कि जी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में क्या? सो एंटी क्लॉकवाइज ऑपोजिट टू द क्लॉक चलता है। अब वो नॉर्थ में है तो क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन बनती है। सो क्लॉकवाइज में 90 डिग्री वो गया। अच्छा, एक बात याद रखना, हर डायरेक्शन के बीच में और हर दूसरी डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। सो नॉर्थ और ईस्ट में 90 डिग्री का, ईस्ट और साउथ में 90 डिग्री का। अगर आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हो, क्लॉकवाइज घूमोगे एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, 90 डिग्री का टर्न लोगे तो दूसरी डायरेक्शन आ जाएगी। अगर नॉर्थ से तुम एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाओगे तो वेस्ट आ जाएगा। और 180 डिग्री जाओगे तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी। अब नॉर्थ है, चाहे क्लॉकवाइज जाओ 180 डिग्री, चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाओ 180 डिग्री, नॉर्थ से साउथ आ जाएगा। यानी क्लॉकवाइज गए 180 डिग्री तो तब भी साउथ, एंटी क्लॉकवाइज गए तो तब भी ये डायरेक्शन साउथ आ जाएगी। एनीवेज, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टू नॉर्थ। क्लॉकवाइज उसने टर्न लिया है 90 डिग्री का। अब अगेन 3 किलोमीटर वॉक किया है। अब यहाँ पे था वो, यहाँ से उसने 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया है। तो 270 डिग्रीज उसने एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया है। सो ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया। एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉक के अगेंस्ट वो जाएगा, तो ये डायरेक्शन आएगी। तो दिस डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा साउथ। क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 में वो ये कह रहा है कि मिस्टर उस्मान वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, देन टर्न्स टू द राइट। After walking 3 kilometer, he turns to the left and walks 5 kilometer. What direction is he facing right now? So एक north है हमेशा टॉप पे, राइट हैंड पे हमेशा ईस्ट है, ऑपोजिट साइड पे हमेशा साउथ है नॉर्थ के, तो ईस्ट के ऑपोजिट साइड पे हमेशा वेस्ट होता है। तो जब भी आपने ड्रॉ करना, टॉप पे नॉर्थ और राइट हैंड पे ईस्ट, बाकी दोनों डायरेक्शंस आपके पास आ जाएंगी। अब मिस्टर उस्मान साउथ की तरफ गए हैं। सो 5 किलोमीटर ये साउथ की तरफ गए हैं, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। सो टूवर्ड साउथ है। अब ये इस पोजीशन के ऊपर है। देखो आपको कैसे पता चलेगा कि उसका राइट क्या लेफ्ट क्या? आप अपने आप को इस पोजीशन की तरफ फेस करके देख लो। जब उनका फेस इस तरफ है तो राइट हैंड इस तरफ बनेगा। अगर आप वर्चुअली अपने आप को वहां पे सपोज करो कि अगर मैं वहां पे प्रेजेंट हूँ, तो मेरे वहां पे प्रेजेंट होने से जो है मेरा राइट कहाँ पे बन रहा होगा, मेरा लेफ्ट कहाँ पे बन रहा होगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो जब ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर खड़ा हुआ है, मैं इसको रेड में मार्क करता हूँ, तो इसका राइट जो है ना वो इस साइड पे बनेगा। ठीक है, इस साइड पे बनेगा राइट। सो वो राइट पे गया 3 किलोमीटर। उसके बाद वो कह रहा है कि अब जारी बात है उसकी डायरेक्शन यूं है। अब आप अगेन एक आदमी यहाँ पे अगर खड़ा हुआ है और उसका राइट ये बनेगा, उसका लेफ्ट ये बनेगा, तो आप वो वहां से अपने लेफ्ट के ऊपर मुड़ा है और 5 किलोमीटर टर्न किया, तो अगेन एक एरो, आप पहले आप क्या करोगे, साउथ पे गए, फिर आप अपने राइट पे मुड़े, फिर दोबारा आप अपने लेफ्ट पे मुड़े। तो ये डायरेक्शन ही बनती है, जब ये डायरेक्शन जो है ये साउथ है, तो इज फेसिंग साउथ। अ मैन वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन टर्न्स राइट, वॉक्स 4 किलोमीटर। सो नॉर्थ हमेशा टॉप पे है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। सो 10 किलोमीटर नॉर्थ पे गया वो अपने, राइट हैंड साइड उसका ये बनेगा, इस तरफ बनेगा, राइट हैंड साइड पे मुड़ा। ठीक है, राइट साइड पे मुड़ा, फिर 4 किलोमीटर गया, फिर यहाँ पे है, इस तरफ है, तो अगेन
अब उसका फेस यूं है ना, जब उसका फेस इस तरफ है तो उसका राइट, दोबारा राइट मुड़ा है तो उसका राइट ये बनेगा, और जब दोबारा राइट पे मुड़ा है फिर 6 किलोमीटर गया है, तो पूछ रहा है किस डायरेक्शन को वो फेस कर रहा है। सो साउथ को ही फेस कर रहा है, नीचे की तरफ है तो साउथ को फेस कर रहा है। अ मैन ट्रेवल्स 7 किलोमीटर ईस्ट टेक्स अ 90 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज। सो ऊपर वाला ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज कर लेते हैं। एक आदमी 7 किलोमीटर ईस्ट पे गया है, 90 डिग्री पे गया है अपने क्लॉकवाइज टर्न पे। सो क्लॉकवाइज टर्न इन द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक होगा तो वो यूं होगा। जब वो 90 डिग्री के टर्न पे आएगा तो मैंने आपको बताया कि हर एडजेसेंट डायरेक्शन के अंदर 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो वो अपने ईस्ट पे जा रहा था, ईस्ट से 90 डिग्री पे मुड़ा है, इस तरफ 90 डिग्री पे मुड़ा है, तो 90 डिग्री पे उसके पास साउथ आ गया है। अब वो इस तरफ फेस कर रहा है, साउथ की तरफ फेस कर रहा है। फिर साउथ में 5 किलोमीटर चलने के बाद 5 किलोमीटर इट टर्न 270 डिग्री। तो 270 डिग्री का टर्न लेने का मैं आसान तरीका बताता हूँ। देखो 180 का टर्न तुम लोगे ना, क्लॉकवाइज लोगे या एंटी क्लॉकवाइज लोगे, तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। सो 270 कैन बी स्प्लिटेड एज 180 प्लस 90। तो उसने क्या किया, काउंटर क्लॉकवाइज इन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक, ठीक है। वो गया है 270। 270 का मतलब है कि पहले तो आप करो ना 180, 180 का मतलब यहाँ पे आ गया, फिर अगेन इसमें 90 कर लो, काउंटर क्लॉकवाइज है ना, इसलिए मैं आई एम गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक फ्लो। सो अगेन दोबारा 90 डिग्री पे यहाँ पे आया है। तो जब 90 डिग्री का यहाँ पे आया है तो वो 270 पूरा करने के लिए देखो 90 ये, 180 और 270, तो इस डायरेक्शन को वो फेस कर रहा है, इस डायरेक्शन को वो फेस कर रहा है। ये काउंटर क्लॉकवाइज गया है, क्लॉकवाइज नहीं गया। सो ये काउंटर क्लॉकवाइज गया है तो ये डायरेक्शन इसकी वेस्ट बनती है। तो इसको करेक्ट कर लेना, इसकी डायरेक्शन ये वेस्ट बनती है। ये क्लॉकवाइज के मुताबिक हुआ हुआ होता तो फिर ईस्ट था, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज गया है कि अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग 8 किलोमीटर साउथ। एक आदमी 8 किलोमीटर साउथ गया है, ठीक है। सो नॉर्थ, उसके ऑपोजिट साउथ, राइट हैंड पे हमेशा ईस्ट, तो उसके ऑपोजिट हमेशा वेस्ट। तो आप क्या करोगे कि अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग 8 किलोमीटर साउथ, तो 8 किलोमीटर साउथ गया है वो, टेक्स अ यू टर्न। यू टर्न पे हमेशा चीज 180 डिग्री पे आ जाती है, साउथ जा रहा था यू टर्न आया तो नॉर्थ पे हो जाएगा ना। एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, टेन टेक्स अ 90 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज। अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज इस तरफ आ गया, 6 किलोमीटर गया है, तो कहाँ पे है, ईस्ट में चल रहा है, इजी पीजी था। अली ड्राइव 12 किलोमीटर टू नॉर्थ, अली नॉर्थ में जा रहा है, 12 किलोमीटर गया, टेक अ 90 डिग्री टर्न टू द वेस्ट, वेस्ट की तरफ मुड़ा। अब वेस्ट किस तरफ है, इस डायरेक्शन में है, तो 90 डिग्री वेस्ट पे चला गया आपने। एंड ड्राइव अनदर 8 किलोमीटर, फाइनली टेक्स अ 180 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज। देखो 180 का टर्न क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। तो अभी तो उसकी डायरेक्शन वेस्ट है ना, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना हुआ, ऊपर वाले क्वेश्चन के उठा लेते हैं। तो 180 डिग्री का टर्न लेगा तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, चाहे क्लॉकवाइज लेता चाहे एंटी क्लॉकवाइज लेता। तो वेस्ट के ऑपोजिट हमेशा ईस्ट होगा, ऊपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हेल्प ले लो, तो ईस्ट आ जाएगा। सो दिस इज हाउ आपने ये क्वेश्चंस करने हैं डायरेक्शंस वाले। रेफरिंग टू एन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक सीरीज आपको गिवन है, इसमें ए है, फिर स्टैरिक है, 5 9, आई एन एंड है, ई है, एट द रेट है, हैशटैग है, यू है, आई है, और फिर एंड का सिंबल है। सो कह रहे हैं हाउ मेनी वॉवल्स इन द अबव अरेंजमेंट आर प्रीसीडेड बाय अ सिंबल, कितने वॉवल्स से पहले यहाँ पे एक सिंबल है। सो वॉवल्स क्या है, इसमें ए है, आई है, ई है, यू है, ओ इसमें मिस्ड है। कितने वॉवल से पहले सिंबल है, सो ई से पहले सिंबल है और यू से पहले सिंबल है। आई से पहले सिंबल नहीं है, नंबर है। ए से पहले तो कुछ था ही नहीं। तो देर आर ओनली 2 वॉवल्स इस सीरीज के अंदर जिनसे पहले एक सिंबल गिवन है। विच इज द सेकेंड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट। कहता है अगर राइट से सिक्स्थ एलिमेंट देखो तो उस सिक्स्थ एलिमेंट के लेफ्ट पे सेकेंड एलिमेंट कौन सा है। तो अगर मैं राइट हैंड साइड से काउंटिंग करूंगा तो राइट हैंड साइड ये बनती है और लेफ्ट हैंड साइड ये बनती है। तो ये लेफ्ट है, ये राइट है। सो 1 2 3 4 5 6, ये सिक्स पोजीशन आ गई। सिक्स पोजीशन से फर्दर लेफ्ट पे सेकंड क्या बनता है, सिक्स पोजीशन से फर्दर लेफ्ट पे सेकंड, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, एन बनता है। So this is how n is the answer. Next question में कह रहा है find the missing element in the given series given below, very easy। A B C missed है, फिर D है, फिर E F है, G missed है, H I है और J। फिर उसके बाद तो हो रहा क्या है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि हर जो पेयर है ना उसके अंदर से क्या है, अगर आप ये देखो कि A B से वो D के ऊपर जा रहा है, A भी है, B भी है, D भी है, थर्ड एलिमेंट C मिस था, यहाँ पे थर्ड एलिमेंट G मिस था। तो अब जब ये पूछेगा, इसने क्यू आर टी है, क्यू आर टी के बाद क्या आएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स। तो
थर्ड एलिमेंट मिस्ड है, सो ये फर्स्ट बनता है, सेकंड बनता है थर्ड, तो थर्ड मिस था, जैसे यहाँ पे ए बी में सी मिस था, सो डब्ल्यू मिस हो जाएगा, यू वी एक्स रह जाएगा। मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन भी मेंशन कर दिया है। एज रिलेटेड क्वेश्चन हैं क्वान्टिटेटिव में बहुत सारे किए हैं, इसलिए यहाँ पे एक ही करवाऊंगा, क्वान्टिटेटिव से जाके आपने प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एज रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अ मैन वाज 26 years old when his daughter was born, सो एक आदमी की जब बेटी की पैदाइश हुई तो वो 26 years का था, सो फादर की एज तब क्या थी, ये ऐसे कर लेते हैं हम लोग, या मैन की एज क्या थी, चलो मैन से कह दो फादर से कह दो, कोई डिफरेंस तो नहीं पड़ेगा, मैन है तो मैन की एज 26 थी जब उसकी डॉटर बॉर्न हुई। इसका मतलब है कि अपनी डॉटर से 26 ईयर्स ही बड़ा है। नाउ ही इज 3 times एज ओल्ड एज हिज डॉटर। ठीक है, तो पता ये चला है कि डॉटर की, मैन की एज क्या है, मैन की एज है 26 प्लस डॉटर, क्योंकि वो 26 ईयर्स अपनी डॉटर से बड़ा है। अब क्या हो रहा है, अब वो जो आदमी है वो 3 times अपनी डॉटर की एज का है। तो जो मैन है, ये फादर है, ही इज 3 times द एज ऑफ हिज डॉटर। तो वैल्यूज को प्लग इन कर लेते हैं, वैल्यूज को प्लग इन करोगे, आप सॉल्व कर लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो 13 ईयर्स आ जाएगा, सिंपली यहाँ पे प्लग इन कर देना आप। ठीक है ना। सो जो अब मैन की एज है, ठीक है, इसको करेक्ट कर ले दो, मैन की जो एज है वो अपनी एज की अपनी डॉटर की एज के 3 times है। सो डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, मैन की एज आ रही है, तो यहाँ पे प्लग इन कर लो, 3 times डॉटर, 26 प्लस डॉटर आ जाएगा, डी वहां जाके माइनस हो जाएगा, 2d इज इक्वल टू 26 हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। सो डॉटर इज 13 ईयर्स ओल्ड, आदमी कितना है, 39 ईयर्स ओल्ड है। इफ वेरी इजी वन, समटाइम दे आर इन बैरियर्स पेपर, एयर के सीबीटी में, बैरियर के सीबीटी में, एनडीयू के पेपर के अंदर ये होते हैं, तो इसलिए करवा रहा हूँ। कॉम सेट्स में ऐसी चीजें बहुत कम आती हैं, अगर आ भी जाए तो क्वान्टिटेटिव में ही एक आध क्वेश्चन आता है। सो इफ टुडे इज ट्यूसडे, तो कॉम सेट्स एनटीएस में एक आध आ सकता है, बट यूजली एज रिलेटेड क्वेश्चन उसके क्वान्टिटेटिव में होते हैं। ये वाले क्वेश्चन कॉम सेट्स के लिए, एनटीएस के लिए प्रिपेयर करने हैं, खैर ये सबके लिए करने हैं प्रिपेयर, बट ये जो क्वेश्चन है ये कॉम सेट्स एनटीएस में कम होते हैं, बैरिया एयर और एनडीयू में ज्यादा होते हैं। इफ टुडे इज ट्यूसडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी, अगर आज ट्यूसडे है तो डे आफ्टर टुमारो क्या होगा, आज ट्यूसडे है तो टुमारो क्या है, वेडनेसडे है, तो उसके बाद वाला दिन क्या होगा, डे आफ्टर टुमारो। टुडे इज ट्यूसडे देन द डे आफ्टर टुमारो, टुमारो का मतलब है कि कल वेडनेसडे है, वेडनेसडे के बाद वाला दिन थर्सडे होगा, तो उसको करेक्ट करो, दिस इज थर्सडे, तो थर्सडे इज द आंसर है। देन 2 days बिफोर इट विल बी, सो फ्राइडे को चाहे हॉलीडे हो, फ्राइडे से 2 दिन पहले तो दिन वही रहेंगे, थर्सडे, और फिर उससे पहले क्या है, वेडनेसडे। इफ यस्टरडे वॉज संडे, इफ यस्टरडे वॉज संडे, अगर गुजरे हुए कल पे संडे था, इसका मतलब है आज मंडे है, तो टुमारो क्या होगा, टुमारो ट्यूसडे होगा, देयर इज नो चॉइस ऑफ ट्यूसडे, सो नन ऑफ द अबव है। इफ द डे आफ्टर टुमारो इज ट्यूसडे, ठीक है, डे आफ्टर टुमारो इज ट्यूसडे, सो विच डे वॉज बिफोर, सो डे आफ्टर टुमारो, कल इसका मतलब है मंडे है, इसलिए उसके बाद ट्यूसडे है, तो आज संडे की बात हो रही है। और यस्टरडे गुजरे हुए कल पे क्या था, सैटरडे था, और उससे पहले का डे क्या था, फ्राइडे था, सो फ्राइडे इज द आंसर। I've seen this question in numerous exams, I've seen it in NAT का एग्जाम, गैट का एग्जाम में होता है ये क्वेश्चन, एनटीएस बेस्ड जो कॉमसेट का टेस्ट है, अगेन खैर वो नैट गैट बेस्ड टेस्ट ही होते हैं, वहां पे होता है। अगेन बैरिया के एनालिटिकल के अंदर, एयर के एनालिटिकल के अंदर आपको ये क्वेश्चन नजर आएगा, जहां पे चीजें आपने, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, बट आपने चीजों को विजुअलाइज करना है, अलॉटमेंट करना है, ये उस वाली सिनेरियो का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन सेज दैट 3 women X, Y and Z are traveling in a van with 5 children A, B, C, D and E. तो मैं सिनेरियो विजुलाइज कर लेता हूँ कि 3 औरतें हैं मेरे पास, उसमें 5 बच्चे हैं, वो एक वैन के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं। द वैन हैज अ ड्राइवर सीट, 1 पैसेंजर सीट इन द फ्रंट एंड 2 benches बिहाइंड द फ्रंट सीट। तो यहाँ पे अब मैं विजुलाइजेशन कर सकता हूँ, 1 bench बिहाइंड द फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं विजुलाइजेशन कर सकता हूँ, वो कह रहा है कि वैन के अंदर एक ड्राइवर सीट है, एक पैसेंजर सीट है, और उसके बैक पे देर आर 2 benches, एक दूसरे के पीछे। विजुलाइजेशन मैंने कर ली, अब कंडीशंस पे आते हैं। ईच बेंच हैज रूम फॉर एग्जैक्टली 3 people, हर बेंच के ऊपर कितने लोग बैठ सकते हैं, मैक्सिमम 3 लोग बैठ सकते हैं। इसका मतलब है एक बंदा ड्राइवर सीट पे बैठेगा, एक बंदा फ्रंट पैसेंजर सीट पे बैठेगा। जो 8 के 8 लोग हैं उन सब ने ट्रैवल करना है, बिकॉज उसने ये कहा हुआ है आगे कि एवरी वन मस्ट सिट इन अ सीट और ऑन अ बेंच एंड सीटिंग इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस। कंडीशन यहाँ से है, वुमेन मस्ट सीट ऑन ईच बेंच, a woman must be seated on one of the benches. Either X or Y must sit in the driver's seat. C must
सिट इमीडिएटली बिसाइड ई। तो कंडीशंस 3 है इसके अंदर, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट कंडीशंस नहीं है, मैं फिर बता देता हूँ। पहली कंडीशन तो ये है कि सब लोगों ने जाना है, क्योंकि एवरीवन मस्ट सिट इन अ सीट और ऑन अ बेंच, नो सीट और नो बेंच विल बी वेकेंट। तो सब लोग जाएंगे क्योंकि 8 लोगों की कैपेसिटी है, 8 ही लोग हैं मेरे पास। 3 आर adults, the women named XYZ, and 5 are children named A, B, C, D and E. So वैन के आगे एक ड्राइवर सीट है, एक पैसेंजर सीट है, मैंने विजुलाइज कर लिया। अब कंडीशन में क्या वो आपको कह रहा है कि a woman must sit on each bench, ठीक है। आइदर एक्स और वाई मस्ट सिट इन द ड्राइवर सीट, यानी ड्राइविंग या तो एक्स करेगा या वाई करेगी। एक्स या वाई दोनों खातून है, दोनों में से कोई एक करेगा। सी मस्ट सिट इमीडिएटली बिसाइड ई, और सी जो है वो ई के साथ बैठेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सिट इन द फ्रंट पैसेंजर सीट, फ्रंट पैसेंजर सीट पे कौन बैठ सकता है? सी नहीं बैठ सकता। कंडीशंस वायलेट हो रही हैं, क्यों, क्या कंडीशन थी? सी और ई ने इकट्ठे बैठना है, तो सी और ई इकट्ठे बैठेंगे। अगर सी फ्रंट सीट पे चला जाएगा तो ई कहाँ पे बैठेगा? एक सीट पे एक ही बंदा बैठेगा, कंडीशन ये गिवन है, तो सी नहीं हो सकता। डी, यस डी बैठ सकता है, डी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक्स और वाई तो ड्राइविंग सीट पे बैठेंगी, पैसेंजर सीट पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि अगर एक्स ड्राइव कर रहा होगा तो एक कंडीशन ये थी कि जो वेमन है, वन ऑफ द वेमन मस्ट सिट ऑन द बेंच। तो अगर एक्स ड्राइव करेगी तो वाई और जी इन बेंचेस पे बैठेंगी, वो फ्रंट पैसेंजर सीट पे नहीं बैठ सकती। तो एक्स और वाई तो वैसे ही ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे। जी भी वेमन है, तो अगर एक्स ड्राइव कर रही है या वाई ड्राइव कर रही है तो एक वेमन ने लाजमी बैठना है, वो वुमन ने लाजमी बैठना है ऑन द बेंच। सो उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए एक खातून यानी एक वुमन जो है, शी विल बी सिटिंग ऑन द बेंच, तो वो भी फ्रंट सीट पे नहीं बैठ सकती। तो सिंपली डी ऐसा है जिसको हम फ्रंट सीट पे बिठा सकते हैं। सी को क्यों नहीं बिठा सकते थे? क्योंकि उसके साथ ई भी बैठेगा, तो वो कंडीशन वायलेट हो रही थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ 3 कैन सिट टुगेदर ऑन अ बेंच, यानी इनमें से कौन से लोग बेंच पे बैठ सकते हैं, यानी कंडीशन को फुलफिल करते हैं। ए, सी और ई नहीं बैठ सकते। वाई? बिकॉज दे ऑल आर चिल्ड्रन, एक औरत ने लाजमी बैठना है एक बेंच पे, अ वुमन मस्ट सिट ऑन ईच बेंच, ये कंडीशन वायलेट हो रही है। ए, सी एंड जी ये भी नहीं बैठ सकते, सी के साथ ई ने बैठना है। ऑल्दो आप कहो ना कि जी दो बच्चे बैठे हुए हैं, ए और सी, और एक खातून बैठी हुई है, कंडीशन फुलफिल है ना? नो, सी मस्ट सिट इमीडिएटली बिसाइड ई। सी और ई इकट्ठे नहीं है, सो कंडीशन वायलेट हो रही है। ए, वाई और जी दो खातून एक बच्चे के साथ बैठ ही नहीं सकते भाई। एक खातून ड्राइव करेंगी तो द रिमेनिंग टू जो खवातीन है उनमें से वन ऑफ देम मस्ट सिट ऑन ईच ऑफ द बेंचेस, तो दोनों को अगर सेम बेंच पे बैठाओगे तो कंडीशन वायलेट हो रही है। बी, डी एंड वाई अगेन ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं कि मैं बी, डी और वाई को लेट से मैंने बेंच नंबर 2 पे बिठाया, सी, ई और जी को मैंने यहाँ बिठाया, एक्स ड्राइव कर रहा है, जो एक बच्चा बचा ए वो मैंने आगे बिठा लिया, बात खत्म हो गई। तो ये कंडीशंस को फुलफिल करे। अगेन डी, ई और एक्स भी नहीं कर रहा, क्योंकि सी के साथ ई ने बैठना है, तो इसके साथ तो सी है ही नहीं है। तो द राइट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन डी, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर मैं थोड़ा सा क्लटर रिमूव करूं एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेम सिनेरियो से, इफ ए सिट्स इमीडिएटली बिसाइड जी, कह रहा है कि अगर ए जो है वो जी के साथ बैठता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू। तो पहले बैठा के देख लेते हैं, ए के साथ लेट से जी बैठा, अब ए के साथ अगर जी बैठेंगे तो या एक्स ड्राइव कर रहे होंगे या वाई ड्राइव कर रही होंगी। तो एक्स अगर ड्राइव कर रही थी लेट से, तो वाई इस बेंच पे बैठेंगी, और अगर वाई ड्राइव कर रही थी तो एक्स इस बेंच पे बैठेंगी। सी और ई ने इकट्ठे बैठना है, वो दोनों तो इस वाले बेंच पे आ जाएंगे। तो सी एंड ई विल बी ऑन द बेंचेस, ठीक है, वो तो सेम बेंच पे होंगे, दे शुड बी ऑन द सेम बेंच। तो या वाई यहाँ पे होगा या एक्स यहाँ पे होगा। अब या तो आप बी को यहाँ बिठाओ या बी को यहाँ बिठाओ, या फिर डी को यहाँ बिठाओ और डी को यहाँ पे बिठाओ, यू कैन स्वैप देयर पोजीशन एज वेल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि किसी कंडीशन को वो वायलेट नहीं कर रहे। तो मैंने एक सिनेरियो विजुलाइज किया, मैं देखता हूँ वो कहना क्या चाह रहा है। इफ ए सिट्स इमीडिएटली बिसाइड जी, ए जी के साथ अगर बैठ गई हैं तो सी मस्ट सिट इमीडिएटली बिसाइड वी, वाई। यस ये हो सकता है, ये एक कंडीशन हो सकती है कि सी और वाई एक ही बेंच पे बैठे, क्योंकि उसके साथ बीच में साथ ई बैठ जाएगा। डी सिट्स इमीडिएटली बिसाइड जी, ये भी हो सकता है, बट हमने वो बताना है कि जो ट्रू नहीं है, विच कैन नॉट बी ट्रू।
बी सिट्स इन द फ्रंट पैसेंजर सीट, ये भी हो सकता है। मैंने बताया ना, देखो डी और बी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है स्टूडेंट्स। If D is sitting in the passenger seat, B will sit on this bench. If B is sitting on the passenger seat, D will sit on this bench. So there is no violation of conditions. So which cannot be true, मैंने find out करना। B sits in the front passenger seat, वो हो गया। A sits on the same bench as B, ये भी हो सकता है। भाई A के साथ आप B को यहाँ बिठा दो ना, D को वहां ले जाओ, वही वाली बात आ गई जो मैं पहले कर रहा हूँ। ठीक है, तो एनीवेज यहाँ पे फिलहाल D को ही रहने देते हैं। हमने वो बताया जो ट्रू नहीं हो सकता। बी सिट्स ऑन द सेम बेंच एज एक्स, ये नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब जी बैठेंगी तो या एक्स और वाई ड्राइव करेंगे। जब एक्स और वाई ड्राइव करेंगे तो लेट से अगर एक्स यहाँ बैठता है और वाई ड्राइव करता है तो सी और ई ने इकट्ठे बैठना था बेंच पे। बी के लिए पोजीशन नहीं है वहां पे कि बी इस बेंच पे आए जहाँ पे एक्स बैठा हुआ है, बल्कि वाई भी बैठा है, वहां पे भी नहीं हो सकता। तो बी सिट्स ऑन द सेम बेंच एज एक्स, दिस कैन नेवर बी ट्रू इन दीज कंडीशंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड के अंदर विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करेंगे दोबारा, जिसके अंदर हम पिक द ऑड वन आउट, जो सिचुएशन और कंडीशन को फुलफिल नहीं करें उनको यूज करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है ये बेंचेस और सीट्स वाला बड़ा रिपीटेड है, सिनेरियो थोड़ा सा चेंज करके भी आता रहा है। इफ वाई सिट्स ऑन अ बेंच दैट इज बिहाइंड वेयर, if y sits on a bench that is behind where c is sitting, which of the following must be true? अगर y उस बेंच के ऊपर बैठता है जहां पे on a bench behind where c is sitting, अब y बेंच के ऊपर बैठा है, विजुअलाइज कर लेते हैं, और किस बेंच पे बैठा है, जिस बेंच की बैक के ऊपर y बैठा हुआ है। सो y बेंच पे बैठे हुए हैं, वाई बेंच पे बैठे हैं, इसका मतलब है एक्स गाड़ी चला रहे हैं। एक खातून ने बेंच पे बैठना है, जी यहाँ पे आएगी, सी है तो सी के साथ ई भी आएगा। अब या तो यहाँ पे ए और डी होंगे, या फिर इन तीनों में से ए बी और डी में से कोई एक फ्रंट पैसेंजर सीट के ऊपर होगा और वो फिर पोजीशन स्वैप कर लेगा। डी बी सिट्स इन अ सीट ऑन अ बेंच दैट इज इन फ्रंट वेयर ई इज सिटिंग। यस, ये कंडीशन हो सकती है ट्रू, बट हमने वो बतानी है विच मस्ट बी ट्रू। थोड़े से और ऑप्शन देखते हैं। D sits in a seat or a bench that is in front where A is sitting, ये नहीं ट्रू हो सकती, क्योंकि उसके सामने वाले बेंच, हाँ सीट की अगर बात की जाती है तो ए को आप लेके जा सकते हो अगर आप सीट की बात करते हो, ठीक है। ए सिट्स ऑन द सेम बेंच एज बी, ये भी ट्रू हो सकता है। डी सिट्स ऑन द सेम बेंच एज वाई, ये भी ट्रू हो सकता है। बट विच मस्ट बी ट्रू इज ई मस्ट सिट ऑन द सेम बेंच एज जी, वाई, क्योंकि जब वाई के फ्रंट वाले बेंच पे सी बैठा हुआ है, ठीक है, तो सी के साथ ई ने आना है, तो ये खातून जी वहीं पे बैठेंगी, क्योंकि कंडीशन क्या थी कि वन ऑफ द वुमेन मस्ट सिट ऑन ईच ऑफ द बेंचेस, और एक्स और वाई ड्राइव करता है। दिस इज द कंडीशन व्हिच विल ऑलवेज बी ट्रू, 100% बी ट्रू फॉर दिस कंडीशन। So this was an other question related to the analytical reasoning, scenario based questions, visualization का method इसमें लगा के आप solve कर सकते हो। In this question, it says that in a telecommunications cable assembly plant, cables are assembled by twisting plastic coated wires together. There are wires of exactly 6 different solid colors: red, yellow, violet, green, white and black. तो 6 डिफरेंट कलर की वायर्स हैं आपके पास, जिसमें आपके पास रेड है, येलो है, वॉयलेट है, ग्रीन है, व्हाइट और ब्लैक है। वायर्स मस्ट बी असेंबल्ड इनटू सिंगल केबल्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। तो अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑफ द टाइप 1 क्वेश्चन हैं, जो टाइप 1 के मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि टाइप 1 में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि आपने पिक द ऑड वन आउट को खत्म करना होता है, यानी वो चीज जो कि कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही है, जो चीजें कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही हैं उनको आप रिमूव कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ईच केबल मस्ट कंटेन एटलीस्ट 3 वायर्स एंड वायर्स ऑफ एटलीस्ट 3 डिफरेंट कलर्स। जो मेजर कंडीशन है कि एक वायर में एटलीस्ट 3 डिफरेंट कलर्स की केबल होनी चाहिए और एटलीस्ट 3 केबल्स भी होनी चाहिए। तो 3 केबल्स भी होनी चाहिए, 3 डिफरेंट कलर्स की केबल्स भी होनी चाहिए। एट मोस्ट 2 वायर्स इन अ सिंगल केबल कैन बी ब्लैक, एक वायर में मैक्सिमम 2 वायर्स ब्लैक हो सकती हैं। एट मोस्ट 2 वायर्स इन अ सिंगल केबल कैन बी वाइट, एक वायर के अंदर 2 वायर्स मैक्सिमम वाइट हो सकती हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर कह रहा है देयर कैन बी एट मोस्ट 1 वायर ऑफ ईच अदर कलर इन अ सिंगल केबल, ठीक है, एक वायर हो सकती है, बाकी जो कलर्स हैं जिसमें आपके पास बचता है रेड, येलो
वॉयलेट और ग्रीन, इनकी सिर्फ एक वायर आप एक एक वायर ले सकते हो। ब्लैक और व्हाइट ऐसे जिनकी आप टू टू वायर्स भी ले सकते हो। तो दिस इज W नॉट N, राइट, ये वाइट है। इफ वन वायर इज रेड वन वायर मस्ट बी येलो। नेक्स्ट कंडीशन इज कि अगर जहां पे एक रेड वायर होगी तो वहां पे लाजमी एक येलो वायर भी यूज करनी है। इफ वन वायर इज वायलेट देन नो वायर कैन बी ग्रीन। वायलेट के साथ ग्रीन कभी भी नहीं आ सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द कंप्लीट सेट ऑफ वायर्स इन एन एक्सेप्टेबल केबल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द कंप्लीट सेट ऑफ वायर्स इन एक्सेप्टेबल केबल। अ ग्रीन वायर, अ व्हाइट वायर एंड अ वायलेट वायर। ये तो हो ही नहीं सकता, वायलेट के साथ ग्रीन आ ही नहीं सकता था। सो दिस इज टोटली रॉन्ग। अ वायलेट वायर, अ ब्लैक वायर एंड अ वाइट वायर। कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं कि तीन वायर्स मिनिमम हो, तीन डिफरेंट कलर की वायर्स हो। कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। वायलेट के साथ किसी का इशू नहीं है। ब्लैक और वायर और वाइट वायर आप दो मैक्सिमम यूज कर सकते थे, यहाँ पे एक एक ही हो रही हैं। तो जो मेजर कंडीशन थी कि तीन डिफरेंट कलर की वायर्स हों और तीन डिफरेंट कलर्स की वायर हों कम अज कम, तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा। सो दिस इज फुलफिलिंग द कंडीशन। रेड वायर, ब्लैक वायर, ग्रीन वायर नहीं हो सकता, क्योंकि रेड के साथ येलो होना चाहिए था लाजमी। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा। येलो वायर के साथ दो एग्जैक्टली ब्लैक वायर, ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि तीन डिफरेंट कलर की कम अज कम वायर्स होनी चाहिए, तो कॉम्बिनेशन बनेगा। ईच ऑफ टू ब्लैक वायर्स कंटेन, नहीं ये भी नहीं हो सकता ना, तीन कलर्स नहीं फुलफिल हो रहे। तो बी इज योर आंसर। The maximum number of wires that can be used in an acceptable cable is yes. So this is a question which is a bit tricky कि जी कितनी जो वायर्स हैं जो एक्सेप्टेबल फॉर्म में आ सकती हैं आपके पास। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वायर्स कितनी हो सकती है, तो वो 7 हो सकती हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ वायर्स आपके पास 7 हो सकती हैं, क्योंकि देखें ना, उसने ये कहा है कि आप एटलीस्ट 3 वायर्स और एटलीस्ट 3 डिफरेंट कलर की वायर यूज करो। इससे ज्यादा भी तो हो सकती है, एटलीस्ट की बात हो रही है। तो अब कलर्स वाली बात पे रहते हैं। अब मैंने क्या किया, मैक्सिमम मैं 2 वाइट और 2 ब्लैक यूज करूंगा, 4 वायर्स हो गई। अब मैंने लेट से एक रेड वायर ले ली, तो रेड वायर के साथ येलो वायर ने एसेंशियली आना ही आना था, 6 वायर्स हो गई। अब वायलेट और ग्रीन इकट्ठे नहीं आ सकते, तो उन दोनों में से मैं कोई एक वायर उठाऊंगा, या वायलेट ले लूंगा या मैं ग्रीन ले लूंगा। तो चाहे मैं वायलेट लूं या मैं ग्रीन कलर की वायर पिक करूं, तो 7 वायर्स मैक्सिमम मैं पिकअप कर सकता हूं एक एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ केबल के अंदर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इफ एग्जैक्टली वन ब्लैक वायर एंड वन व्हाइट वायर आर यूज्ड इन एन केबल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। एक ही ब्लैक वायर है, एक ही व्हाइट वायर है, तो क्या कंडीशन मस्ट बी ट्रू होनी चाहिए, द केबल कंटेन्स नो मोर देन 5 वायर्स। यस, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो एक केबल में फिर उस टाइम बांध सकते हैं वो 5 वायर्स के बांध सकते हैं, क्योंकि एक ब्लैक आ जाएगी, एक व्हाइट आ जाएगी, एक लेट से रेड ले ली, रेड के साथ एक ने येलो आना है, और अगेन वही बात आ गई कि वॉयलेट और इंडिगो में, वॉयलेट और ग्रीन में से एक आएगी। तो मैंने अगर ग्रीन ले ली तो 5 मैक्सिमम उस केस में आ सकते हैं, अगर वॉयलेट ले ली ग्रीन की जगह तो अभी 5 ही मैक्सिमम उसमें आ सकते हैं। If a white wire and a violet wire must be among the wires chosen for a particular cable, any of the following pairs, any of the following pairs of wires could complete the cable except a। तो आपके पास क्या है, एक व्हाइट वायर है, एक वायलेट वायर है, वो केबल्स के अंदर है ही है। तो कौन से एनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कुड कंप्लीट एक्सेप्ट, तो कौन सा पेयर कंप्लीट कर सकता है सवाए किसी एक के। तो एक वाइट है हमारे पास, एक वॉयलेट है हमारे पास, एक ब्लैक आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो उसके साथ, और एक सेकंड वायर, एक सेकंड वाइट वायर जो है ना उसके बाद भी जो है ना वो आप ले सकते हो। ठीक है, सो एक ब्लैक है, एक वाइट है, और एक जो है आपके पास और आ गई अगर ब्लैक तो कोई मसला नहीं है, एक और वाइट आ गई तो कोई मसला नहीं है, तीन कलर की कंडीशन फुलफिल हो रही है। येलो वायर, सेकंड वाइट वायर, ये भी आप ले सकते हो। देखो रेड के साथ येलो नहीं आना, येलो के साथ रेड की कंडीशन नहीं है, रेड लाओगे तो येलो लानी पड़ेगी। येलो वायर एंड ब्लैक वायर ये भी हो सकता है, रेड वायर एंड येलो वायर ये भी हो सकता है। एक वाइट है, एक वॉयलेट है, एक रेड है, एक येलो है। मसला तो वॉयलेट और ग्रीन का आपस में है। तो रेड और ब्लैक वायर नहीं फुलफिल कर सकता, क्योंकि एक वाइट पड़ी हुई है, एक वॉयलेट पड़ी हुई है। तो जब अगर एक रेड लाते हो और आप एक ब्लैक वायर आते हो तो ये फुलफिल नहीं हो रहा, ये फुलफिल नहीं हो रहा, क्योंकि रेड के साथ येलो ने आना है ना लाजमी। तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हैं ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है if an assembled cable consists of exactly 5 wires of each different color it could be true that a color not used is yes। ये ऊपर बात हो चुकी है कि जब आप एक ही वाइट यूज करोगे, एक ही ब्लैक यूज करोगे, एक रेड ले लो, एक येलो ले लो, तो आप वॉयलेट या ग्रीन में से एक कलर पिकअप कर सकते हो। जो 5 वायर वाला क्वेश्चन इसमें से ही पार्ट गुजरा है, तो समटाइम्स किसी एक क्वेश्चन का पार्ट किसी के दूसरे पार्ट के साथ रिलेट कर रहा होगा। तो वॉयलेट और ग्रीन में से आप एक पिक कर सकते थे ना, तो वॉयलेट तो ऑप्शन में है नहीं, तो मैं ग्रीन को पिक
नहीं कर सकता, फिर मैं वॉयलेट को ले लूंगा। इफ देयर इज एन एडिशनल रिक्वायरमेंट दैट वॉयलेट मस्ट बी यूज्ड इफ येलो इज यूज्ड। अब वो कह रहा है कि अगर एक नई कंडीशन ये लगा देते हैं कि जहाँ पे येलो यूज हो रही है उसके साथ वॉयलेट ने लाजमी आना है, तो आप ये बताओ कि कौन सी कंडीशन मस्ट बी ट्रू होगी। नो केबल कंटेन्स fewer than 6 wires, नो केबल कंटेन्स मोर देन 6 wires, ग्रीन इज नेवर यूज्ड इफ रेड इज यूज्ड। यस, क्योंकि रेड के साथ किसने आना था, येलो ने आना था, और येलो के साथ अब आपने वॉयलेट लगा दिया, और वॉयलेट और ग्रीन नहीं आ सकते थे इकट्ठे, तो दोनों में से एक नहीं आना। तो जब येलो के साथ वॉयलेट आ चुके तो ग्रीन को मैंने कभी भी यूज नहीं करना, क्योंकि जब रेड आएगा तो रेड के साथ लाजमी येलो आएगा। तो समटाइम्स यू विल हैव टू डू विजुअलाइजेशन एंड यू हैव टू make things according to the given statements or the given conditions in that scenario, right? फिर आप उनको विजुअलाइज करोगे, फिर आप क्वेश्चंस के आंसर्स नीचे जो है वो मार्कअप करोगे। सेकंड या थर्ड टाइप जो है वो आप ये कह सकते हो कि ऑड स्टेटमेंट्स को निकाल देना, या जो स्टेटमेंट्स कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रही उनको आप ड्रॉप कर दो, यानी जो स्टेटमेंट्स फुलफिल नहीं कर रही कंडीशंस को उनको आपने ड्रॉप कर दिया। उस तरीके के भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आर मोर टफ इन एनालिटिकल का सेक्शन, चाहे वो आपके पास बेरिया का सेक्शन है वहां पे भी सिनेरियो बेस्ड आएंगे, चाहे आपके पास कॉमसेट्स एनटीएस का सेक्शन है वहां पे भी आएंगे, चाहे आपके पास एयर का सेक्शन है ये वहां पे भी आएंगे। जहां कहीं पे भी नेट का टेस्ट इन्वॉल्व है, गैट का टेस्ट इन्वॉल्व है, जीआरई का या लोकल सैट का टेस्ट इन्वॉल्व, लोकल जीआरई या लोकल सैट का टेस्ट इन्वॉल्व है, तो वहां पे भी आएंगे। ठीक है। और उसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बैचलर्स प्रोग्राम्स हों, आपके मास्टर्स के प्रोग्राम हों, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस वहाँ पे भी आते हैं। खैर आज का सारा एनालिटिकल बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ को ओरिएंटेड होकर कवर करेगा। सो कौन सा टाइप ऑफ एनालिटिकल किस यूनिवर्सिटी से रिलेट करता है वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊँगा। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सिनेरियो बेस्ड वाला, ये मैंने आपको बताया कि बैरिया के अंदर, कॉमसेट्स के अंदर, एनटीएस के अंदर, नैट गैट के टेस्ट के अंदर बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। तो मैंने आपको बता दिया पहले ही कि इसमें हम विजुअलाइज करेंगे, और विजुअलाइज करने के बाद हम लोग चीज़ों को सॉल्व अप करेंगे, और विजुअलाइजेशन करने के बाद में हम उनके आंसर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, कहता है, ये पहले किया भी हुआ ये क्वेश्चन हम लोगों ने, इंटरनल सर्विसेज मैनेजर एट अ लार्ज कॉर्पोरेशन हैज बीन असाइन्ड द टास्क ऑफ अलॉटिंग ऑफिसेज टू 6 ऑफ द स्टाफ मेंबर्स, द ऑफिसेज आर टाइटल्ड A through F. So we have 6 staff members and we have to allot offices to them। और जो ऑफिसेज का टाइटल है, जो ऑफिसेज की जो नंबरिंग है वो ऐसे है कि पहला ऑफिस ए है, सेकंड इज बी, थर्ड इज सी, देन डी, देन यू हैव ऑफिस मार्क्ड एज ई, एंड देन यू हैव ऑफिस मार्क्ड एज एफ, right? So now there are different conditions. The first condition says that Mrs. Ruby needs to use the telephone quite often throughout the day. Mr. Mujahid, Mr. Zahid need adjacent offices as they need to consult each other of while working. Mrs. Fozia is a senior employee and has to be allotted the office marked E, having the biggest window. Mr. Abid requires silence in the offices next to his. Mr. Shahid, Mr. Mujahid, and Abid all are smokers. Fozia requires non-smoking neighbors. Unless specifically stated, all the employees maintain an atmosphere of silence during the office hours. तो पहला तो ये था कि सिनेरियो को मैंने विजुअलाइज कर लिया कि देयर आर ऑफिसेज, 6 ऑफिसेज हैं, ए बी सी डी ई और एफ, राइट। अब ऑफिसेज के बारे में पता चला कि रूबी जो है वो टेलीफोन के ऊपर बातें करती हैं, हो सकता है पब्लिक डीलिंग ऑफिस की उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। मुजाहिद और जाहिद को आपने इकट्ठे ऑफिस देने हैं क्योंकि उनको को कंसल्ट करना होता है एक दूसरे से। मिसेस फोजिया सीनियर एम्प्लॉय हैं, उनको आपने ऑफिस ई देना है। तो बात यहाँ पे आके ख़त्म हो गई मिसेस फोजिया के लिए कि मिसेस फोजिया विल इज फिक्स्ड इन ऑफिस मार्क्ड एज ई। सो मिसेस फोजिया को मैंने ऑफिस ई दे दिया, ठीक है, क्योंकि बिगेस्ट विंडो उसमें है। आबिद रिक्वायर्स साइलेंस नेक्स्ट टू हिज ऑफिस। आबिद को साइलेंस चाहिए, इसका मतलब है आबिद और रूबी के बीच में आपने ऑफिस को एडजेसेंट नहीं रख सकते। कीप देम एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। शायद मुजाहिद एंड आबिद ऑल आर स्मोकर्स। तो शायद मुजाहिद और आबिद स्मोकिंग करते हैं। मिसेस फोजिया को नॉन स्मोकिंग नेबर्स चाहिए थे। अब नॉन स्मोकिंग अगर नेबर्स पहले देखा जाए तो 2 ही लोग बचते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो जाहिद साहब स्मोकिंग नहीं करते और मिसेज रूबी जो हैं वो स्मोकिंग नहीं करती हैं। तो हम 2 ही लोग हैं कि या तो हम रूबी को इस ऑफिस में या फिर इस ऑफिस में अलॉट कर सकते हैं। सेम गोज फॉर, या तो हम जाहिद साहब को इस ऑफिस में अलॉट करेंगे या फिर हम जाहिद साहब को ऑफिस ई अलॉट करेंगे, क्योंकि 2 ही लोग नॉन स्मोकर्स बचे हैं और मिसेस फोजिया जो बॉस हैं, जो सीनियर एम्प्लॉय हैं, उनके साथ आपने नॉन स्मोकिंग नेबर्स जो हैं वो अलॉट करने हैं। प्लस एक कंडीशन और थी कि जाहिद और
मुजाहिद को एडजेसेंट ऑफिस देने। अब मैं जाहिद को यहाँ पे ऑफिस नहीं दे सकता ई में। अगर मैं जाहिद को ई में ऑफिस दूंगा तो मैं उसके एडजेसेंट ऑफिस मैं नहीं अलॉट कर सकता मुजाहिद साहब को, क्योंकि ऑलरेडी मिसेस फोजिया को वो ऑफिस जो है वो अलॉट हो चुका है। सो जाहिद को यहाँ पे आई कैन नॉट पुट अप मिस्टर जाहिद इन ऑफिस मार्क्ड ई। सो आई विल बी पुटिंग हिम अप इन ऑफिस मार्क्ड, इन द ऑफिस मार्क्ड एज, जो आपका ऑफिस डी है, जाहिद को मैंने यहाँ पे रखा। क्यों रखा, रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। दो ही लोग नॉन स्मोकर्स हैं और मिसेस फोजिया के साथ नेबर्स शुड बी नॉन स्मोकर्स। सो जाहिद स्मोकिंग नहीं करते, रूबी स्मोकिंग नहीं करती, लेकिन जाहिद के साथ शाहिद साहब को ऑफिस देना था, इसलिए जाहिद साहब को मैंने ऑफिस डी में रखा है। और जाहिद के साथ मैंने मुजाहिद को चूंकि ऑफिस देना है, तो जाहिद के साथ वाला ऑफिस मैं मुजाहिद को दे दूंगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सो मुजाहिद जो है वो ऑफिस ई के अंदर, ऑफिस सी के अंदर आ गए हैं। सो मुजाहिद जो है वो ऑफिस सी के अंदर आ गए। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ सिनेरियो क्वेश्चन को आप विजुलाइज करते जा रहे हो। अब रूबी एक नॉन स्मोकिंग नेबर बची थी, तो ऑफिस ई मैंने मिसेज रूबी को दे दिया। अब वो ये कह रहे थे कि शाहिद, मुजाहिद और आबिद जो हैं वो स्मोकर्स हैं। वोजिया के साथ दोनों नॉन स्मोकर्स आ गए, मुजाहिद भी स्मोकर है और शाहिद, मुजाहिद को तो फिट ही यहाँ पे करना था क्योंकि जाहिद के एडजेसेंट उसको ऑफिस चाहिए था, फिक्स्ड है उसको ऑफिस। अब शाहिद और आबिद में से मैं आबिद को ऑफिस ए दे रहा हूँ। रीजन क्या है कि हमने ये कहा था कि आबिद को साइलेंस चाहिए ऑफिस में, कंडीशन से की बनती, तो रूबी को मैंने उससे एज फार अपार्ट एज पॉसिबल रखा है और शायद जो बचा था उसको मैंने ऑफिस ये अलॉट कर दिया। तो विजुअलाइजेशन के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपने सिनेरियो को समझना है कि क्या ये सिनेरियो जो गिवन है, क्या मैं इसमें चीज़ों को विजुअलाइज करके अलॉटमेंट्स कर सकता हूँ। जैसे इसके केस में मैंने ऑफिस को अलॉटमेंट्स की, कई दफ़ा घरों की अलॉटमेंट होती है, कई दफ़ा जैसा मैंने आपको भी क्वेश्चन करवाऊंगा वायर्स के पेयर वाला, ऑलरेडी पहले भी मॉक के अंदर भी मैंने आपको दिया था। वो वाला क्वेश्चन है आपका, वो इससे सिमिलर क्वेश्चन है। नोवा जाना पे आस्क वाला क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन बोथ फॉर बेरिया, कॉमसेट्स, एयर, एनटीएस, नैट एंड गैट एक्सेट्रा। और ये सारा रेलिवेंट मटेरियल है, ये नहीं है कि इधर उधर के एनालिटिकल उठा के कह दिया कि ये यूनिवर्सिटीज के ना, दे आर रेलिवेंट मटेरियल, हम उसको भी सॉल्व करेंगे, दे आर ऑल सिनेरियो बेस्ड। बट आपने ये चेकआउट करना है कि कौन से जो क्वेश्चन हैं वो विजुअलाइज किए जा सकते हैं, कौन से नहीं किए जा सकते। इस तरह एक और बड़ा फेमस या पॉपुलर क्वेश्चन है कि जी एक वैन है, उस वैन के अंदर जो है वो आपने अलॉटमेंट्स करनी है सीट्स की। अगेन दैट क्वेश्चन कैन बी विजुअलाइज्ड। अब वो ट्विस्टेड पेयर्स वाला जो क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाऊंगा वो विजुअलाइज नहीं किया जा सकता। तो सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, जो डिफिकल्ट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, दो ही मेथड्स हैं, या विजुअलाइजेशन होगा या पिक द ऑड वन आउट, यानी जो चीजें कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही उनको बाहर निकाल दो, बात ही खत्म हो गई। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, so moving on to the first question, मैंने अलॉटमेंट कर लिया है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, कहता है कि द आइडियल कैंडिडेट टू ऑक्यूपाई द ऑफिस फारदर्स्ट फ्रॉम जाहिद वुड बी। सो मैंने जो अरेंजमेंट किया उसमें से आबिद जो है वो जाहिद से 2 ऑफिस के डिफरेंस में है और रूबी जो है वो से 1 ऑफिस के डिफरेंस के ऊपर है। सो आबिद जो है वो सबसे ज्यादा जाहिद से दूर है। तो अब देखो मेरी विजुअलाइजेशन ठीक है अगर, तो मेरे आंसर्स करेक्ट होते जा रहे हैं। द 3 एम्प्लॉयर्स हु आर स्मोकर्स शुड बी सीटेड इन द ऑफिस, ये तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है। देखे ना, मिसेस फोजिया के साथ जब दो नॉन स्मोकिंग नेबर्स मैंने अलॉट किए थे ऑफिस डी और एफ के अंदर, तो जो तीनों स्मोकर्स थे वो ए बी सी के अंदर चले गए। तो दिस इज एन इजी क्वेश्चन एज वेल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियल ऑफिसर मिस्टर मुजाहिद वुड बी। मुजाहिद के लिए सबसे आइडियल ऑफिस ई ही बनता है। रीजन क्या है थी, अगेन फोजिया के साथ नॉन स्मोकर नेबर्स थे, तो जाहिद के साथ मुजाहिद को एडजेसेंट ऑफिस देना था। तो ये तो पक्के फिक्स्ड है भाई ऑफिस सी के अंदर, विजुअलाइजेशन रॉन्ग इसमें हो ही नहीं सकती। सो इस तरह से आप क्या करते हो, अगर आप विजुअलाइज कर लेते हो चीज़ों को, तो विजुअलाइजेशन के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो। बट आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो गिवन क्वेश्चन है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वेदर वो विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन है या वो क्वेश्चन जो है मेरे पास पिक द ऑड वन आउट का, यानी उस तरीके से मैंने उसको करना है कि जो चीज़ें कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही और उनको मैंने डिस्कार्ड करते जाना है, जो चीज़ें कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं उनको आपने रहने देना और आपने आंसर मार्क करना है। अब हम इसी तरीके का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि जिसके अंदर हम विजुअलाइज नहीं कर सकते चीज़ों को, बल्कि हम कंडीशन के मुताबिक चीज़ों को ऐड ड्रॉप करेंगे, चीज़ों को हम पिक एंड वो क्या कहते हैं, पिक एंड चूज करेंगे कि कौन सी चीजें कंडीशंस के ऊपर हैं और कौन सी चीजें कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रही हैं। तो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर आप चीजों को विजुअलाइज नहीं कर सकते हो, बल्कि कंडीशंस को आप देखोगे और कौन सी चीजें कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही उनको आपने ने डिस्कार्ड करते जाना है। जो क्वेश्चन के मुताबिक चीजें फुलफिल कर रही हैं कंडीशंस को, उनको आपने पिकअप कर लेना है एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं, सम टाइम समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अगर आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू पास इट अप इन योर एग्जाम, यू विल बी एबल टू गेट 100% मार्क्स इन इट। सो लेट मी रीड आउट दिस क्वेश्चन फॉर यू गाइस। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में के हवाले से भी रिपीटेड है, मेरे लेक्चर्स के हवाले से भी रिपीटेड है।
Two or more tea leaves out of 5 varieties, Liviana, Mathia, Novagena, Oxy, and Piask are used in making all branded blends by a marketer following the rules given below. हमारे पास जो है टी वराइटीज हैं, लिवियाना है जिसमें मैथिया है, नोवाजेना है, ऑक्सिया है, प्यास्क है, एंड दे आर यूज इन मेकिंग टी ब्लेंड्स। टी ब्लेंड इसी तरह होते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो टी लीव्स होते हैं उनको मिक्स किया जाता है और टी ब्लेंड बनता है। अब कंडीशन गिवन है, फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, अब ब्रांड कंटेनिंग लिवियाना शुड ऑल्सो कंटेन नोवाजेना ट्वाइस ऑफ लिवियाना। अब मैं आपको इनके लिए एक टिप बताता हूँ कि इनकी जो कंडीशन है ना उनको शॉर्ट हैंड में आप अपने राइट साइड पे लिख लो, शॉर्ट फॉर्म में अपने पास लिख लो। जिसमें उसने ये कहा कि जहाँ पे लिवियाना होगा वहां पे डबल ऑफ नोवाजेना शुड ऑल्सो कंटेन नोवाजेना ट्वाइस दैट ऑफ लिवियाना। तो नोवाजेना जो है वो वहां पे होना चाहिए ट्वाइस ऑफ लिवियाना के। तो जहां पे भी लिवियाना है वहां पे डबल क्वांटिटी में आपने इससे नोवाजेना पिकअप करना है। अब ब्रांड कंटेनिंग मैथिया मस्ट ऑल्सो हैव इक्वल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सिया, जहाँ पे मैथिया वहाँ पे इक्वल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सिया होना चाहिए। अब ब्रांड नेवर कंटेन्स नोवाजेना एज वेल ऑक्सिया, नोवाजेना के साथ कभी भी क्रॉस लगा लिया मैंने कि ऑक्सिया नहीं आ सकता। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आई नीड नॉट टू गो थ्रू दीज कंडीशंस अगेन एंड अगेन। मेरे पास राइट साइड पे लिखी हुई होंगी, रफ पेपर पे लिखी हुई होंगी, आई विल इजीली बी सॉल्विंग देम आप। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते मुझे इशू नहीं होगा। तो दिस इज वाई इनको राइट डाउन कर लेना। ऑक्सिया एंड प्याज शुड नॉट बी यूज टुगेदर, अगेन ऑक्सिया और प्याज यूज नहीं हो सकते, मैंने क्रॉस डाल दिया बीच में। A blend containing pyaaz should contain it in such a proportion that the total amount of pyaaz present should be greater than the total number of the other tea leaves. तो जहाँ पे भी प्याज यूज होगा वो इस तरीके से यूज होगा कि उसकी जो अमाउंट है और उसकी क्वांटिटी है वो बाकी टी लीव्स के सम से ज्यादा होगी। तो मैंने अपने लिए ये एक छोटी सी बना ली। अब मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता जाऊंगा, क्वेश्चन को मैं समझता जाऊंगा और देखता जाऊंगा कि कौन सी बातें इन गिवन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रही और कौन सी बातें कर रही हैं। जो कर रही हैं उनको रहने दूंगा, जो नहीं कर रही उनको मैं डिस्कार्ड करता जाऊंगा। ये आपने क्वेश्चन इस तरीके से करने होते हैं जो टाइप 2 के। अमंग द फॉलोइंग विच इज एन एक्सेप्टेबल ब्रांड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, कह रहे रूल्स के मुताबिक इनमें से कौन सा ब्रांड जो है वो एक्सेप्टेबल है। 3 parts नोवाजेना, 3 parts लिवियाना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। वाई? क्योंकि ये पहली कंडीशन को ही वायलेट कर रहा है। पहली कंडीशन क्या कहती थी, पहली कंडीशन ये कहती थी कि जहाँ पे लिवियाना होगा वहां पे डबल ऑफ नोवाजेना जो है वो ट्वाइस ऑफ लिवियाना पड़ा होना चाहिए। ये तो इक्वल क्वांटिटीज में है, डबल क्वांटिटी में नोवाजेना नहीं पड़ा हुआ लिवियाना से। हाँ, ये 6 parts नोवाजेना होता और 3 parts लिवियाना होता तो दिस वॉज फुलफिलिंग द कंडीशन, मैं इसको पिकअप कर लेता। सो दिस इज नॉट अ राइट चॉइस फॉर मी। 4 parts ऑक्सिया, 4 parts मैथिया, यस ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि जहाँ पे मैथिया होगा वहाँ पे इक्वल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सिया भी होना चाहिए। बाकी कंडीशन को देख लेते हैं, मुझे तो यही आंसर लग रहा है, बट बाकी कंडीशन को देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। 2 parts मैथिया, 2 parts लिवियाना, ये नहीं हो सकता। उसकी रीजन ये है कि जहाँ पे लिवियाना था वहाँ पे नोवाजेना डबल होगा और जहाँ पे मैथिया था वहाँ पे हमेशा ऑक्सिया होना चाहिए और नोवाजेना और ऑक्सिया इकट्ठे नहीं आ सकते थे, कंडीशन नंबर 3। तो ये तो इसलिए भी फुलफिल नहीं हो रहा। 5 parts प्याज, ये अगेन आखिरी कंडीशन को वायलेट करा है क्योंकि हमने ये कहा था कि प्याज को आपने इस तरह से लेना है कि बाकी सब की क्वांटिटी से उसका सम ज्यादा बन रहा होता है। ये तो इक्वल पार्ट्स हैं। फिर 1 part लिवियाना, 1 part प्याज, अगेन ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा कि प्याज जो है वो बाकी सबसे ज्यादा होना चाहिए था। सो राइट आंसर हेयर इज चॉइस नंबर बी। सो ऑप्शन बी को मैं मार्क करता हूँ क्योंकि ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मैथिया और ऑक्सिया को, और किसी और कंडीशन को वायलेट नहीं कर रहा। सो दिस वाज माय राइट आंसर। तो आपने क्या करना है, सिर्फ कंडीशंस को लिख लेना है राइट साइड पे, लिखना नहीं है पूरे पूरे सेंटेंसेस बना के ना लिखते रहना है। अगर पूरे सेंटेंसेस बनाओगे तो फिर फायदा नहीं है, फिर बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ लेना, ठीक है। तो अब मैंने राइट साइड पे रफ पेपर पे जो आपको गिवन होता है टेस्ट के अंदर, आप उसको यूज करते हुए रफ वर्क के लिए जो आपको शीट दी जाती है उसको आप यूज करते हुए आप उसको राइट साइड पे अपनी उसमें लिख लिया, ताकि आप उनको पढ़ते जाओ, साथ साथ बार बार क्वेश्चन गो थ्रू नहीं करना। इसमें बार बार क्वेश्चन गो थ्रू करोगे कंडीशन में उतनी ज्यादा स्टक होगे। ये एक मैं टिप दे रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है एडिंग मोर ऑफ द अमाउंट ऑफ नोवाजेना विल मेक विच ऑफ द ब्लैंड कंफर्मेबल विद द कंडीशन। अब क्वेश्चन ये कहता है कि इनमें से किस में से, जो ऑप्शन गिवन है उनमें से किस में मैं अगर और क्वांटिटी नोवाजेना की ऐड करूं तो कंडीशंस को फुलफिल कर लेगा ये ब्रांड। नोवाजेना को किसमें आप ऐड करोगे और ऐड करने से आपके पास कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी। तो मैंने फर्स्ट का बताया कि ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें साथ ऑक्सिया भी चाहिए। 2 parts मैथिया, अगेन इसके साथ ऑक्सिया चाहिए, ये नहीं हो सकता। 1 part लिवियाना, 1 part नोवाजेना, 5 parts प्यास, यस। अब फर्स्ट कंडीशन आपको क्या कहती थी, फर्स्ट कंडीशन आपको ये कहती है कि जहां पे लिवियाना होगा वहां पे नोवाजेना होगा, बट वो ट्वाइस द क्वांटिटी ऑफ लिवियाना पे होगा। तो अगर मैं 1 part और नोवाजेना का इसमें ऐड करता हूँ तो 2 parts नोवाजेना के हो जाएंगे, 1 part लिवियाना का हो जाएगा, कंडीशन फुलफिल्ड हो गई। और प्यास शुड बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द अदर्स, तो इसका 1 part होगा, इसके 2 parts होंगे तो दे विल मेक 3 parts, जबकि प्यास के हमारे पास 5 parts हैं। सो ऑल द कंडीशंस आर बीइंग फुलफिल्ड। सो ऑप्शन नंबर 3 हेयर इज द
राइट चॉइस। सो यू कैन चेक आउट द अदर ऑप्शन एज वेल, ठीक है, बट ये कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, पेपर में टाइम बचाना है, बट अगेन श्योर हो गए तो तब। सो आई वाज श्योर, आई एम श्योर अबाउट दिस चॉइस, सो आई एम मार्किंग इट अप, सो इट्स अ करेक्ट आंसर। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग द एडिशन ऑफ विच कॉम्बिनेशन वुड मेक अ ब्रांड कंटेनिंग टू पार्ट्स नोवा जैना एंड वन पार्ट प्यास कंफर्मेबल विद द कंडीशंस। अब क्वेश्चन ये है कि वो ये कह रहा है कि आप इनमें से किस में टू पार्ट्स नोवा जैना के हो आपके पास और एक पार्ट आपके पास प्यास का हो, तो इसमें से आप कौन सा ऐड करोगे तो वो कंडीशंस को फुलफिल कर लेगा, वो कंडीशंस को फुलफिल कर लेगा। वेरी इजी, वेरी इजी। सो अगर आप इसमें देखो कंडीशन क्या थी कि प्यास शुड बी ग्रेटर देन द अदर्स, प्यास शुड बी ग्रेटर देन द अदर्स, तो इसमें आप प्यास को ऐड करोगे। अब बात ये आती है कि कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर लिवियाना के साथ डबल ऑफ नोवा जैना था, तो यहाँ लिवियाना तो है नहीं, आप कैसे आंसर इसको मार कर रहे हैं भाई। लिवियाना के जहाँ पे होगा वहां पे डबल नोवा जैना होना चाहिए था, अकेला नोवा जैना जहाँ पे पड़ा हुआ है पहले से वहां पे लिवियाना की कंडीशन नहीं है, लिवियाना के ऊपर नोवा जैना की कंडीशन है, नोवा जैना पे लिवियाना की कंडीशन नहीं है, अगर आप स्टेटमेंट को गौर से पढ़ते। तो इसमें तो सिंपली मैं सिर्फ प्यास को भी अगर ऐड करूंगा, क्योंकि एक पार्ट प्यास का है, टू पार्ट्स नोवा जैना के हैं, कंडीशन फुलफिल करनी है लास्ट वाली कि इट शुड बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द ऑल ऑफ द अदर्स, सो टू पार्ट्स प्यास सिंपली। तो दिस इज माई करेक्ट आंसर। सो आई एम होपफुल कि लास्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, अमंग द फॉलोइंग विच कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी यूज टुगेदर इन एन एग्रीएबल ब्रांड कंटेनिंग टू और मोर टाइप्स ऑफ टी लीव्स। तो कह रहा है कि इनमें से किसको आप यूज नहीं कर सकते एक साथ अगर आपके पास कोई ब्रांड बनाना है। सो मैथी और ऑक्सिया तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो कंडीशन ही गिवन है कि मैथी और ऑक्सिया शुड बी यूज्ड टुगेदर इन इक्वल क्वांटिटी, तो ये तो बात फुलफिल कर रही है, तो मैथी और ऑक्सिया का इशू नहीं है। लिवियाना नोवाजाना भी आप कर सकते हो, क्योंकि हमने ये कहा, हमें ये कहा गया था फर्स्ट कंडीशन में कि जहाँ पे लिवियाना है वहाँ पे डबल क्वांटिटी में नोवाजाना ले लेना। प्यास की नोवाजाना के साथ कोई कोई इशू नहीं था। हाँ, प्यास एंड ऑक्सिया कैन नॉट बी यूज टुगेदर एंड नोवाजाना एंड ऑक्सिया कैन नॉट बी यूज टुगेदर, ठीक है। अब लिवियाना एंड मैथिया की अगर आप बात करते हो तो यहां पे मसला आएगा, क्यों? क्योंकि जहां पे लिवियाना है वहां पे आपने ट्वाइस ऑफ नोवा जैना लेना है, ठीक है, और जहां पे मैथिया है वहां आपने इक्वल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सिया लेना है, कंडीशन नंबर 2। अब लिवियाना लोगे अगर आप एक किसी टी ब्लेंड में ऐड करोगे तो उसमें नोवा जैना ऐड करना पड़ेगा, और मैथिया जहां पे आप ऐड करोगे मैथिया के साथ आपको ऑक्सिया ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ रहा है ना कि नोवाजाना और ऑक्सिया इनडायरेक्टली यूज हो गए हैं बीच में और वो यूज नहीं किए जा सकते, कंडीशन नंबर 3। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4। तो थोड़ा सा आपने अपने माइंड को इसमें क्लियर रखना है, चीज़ों को राइट साइड पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना है, ताकि यू नीड नॉट टू गो थ्रू द स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन। और मजे की बात, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसके पार्ट्स भी ज़्यादा होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन के पार्ट्स भी यूजुअली एनालिटिकल के पोर्शन के अंदर आप देखोगे, बैरिया में भी, कॉमसेट्स में भी, एयर में भी वो ज़्यादा होते हैं। Among the below mentioned brands which can be made agreeable by eliminating some or all of one type of tea leaves, कहता है किसको आप इनमें से फॉलोइंग में से आप यूज कर सकते हो बाय एलिमिनेटिंग, यानी खत्म करने से एक टाइप के या एक से ज्यादा टी लाइव्स को, ठीक है, यानी इसमें से आप किसी एक को या एक से ज्यादा को निकालोगे तो आपका ब्रांड कंफर्मेबल हो जाएगा कंडीशंस पे, ठीक है जी। तो ब्रांड आपका कंफर्मेबल हो जाएगा कंडीशंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1 पार्ट लिवियाना, 1 पार्ट मैथिया, फर्स्ट सॉरी ऑप्शन है आपके पास 1 पार्ट नोवाजाना, 4 पार्ट्स प्यास। अब आप इसमें से निकाल सकते हो चीजों को, ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ आप इसमें से निकाल सकते थे। अब लेट से मैंने जी इसमें से मैथिया निकाल दिया तो ऑक्सिया वाली कंडीशन मेरी खत्म हो जाएगी कि मैथिया के साथ ऑक्सिया होने चाहिए, क्योंकि मैं ऐड नहीं कर सकता, मैं निकाल सकता हूँ। अच्छा, अब लिवियाना के साथ डबल और नोवा जाना होना चाहिए, तो अगेन मैं ऐड तो नहीं कर सकता, मैं निकाल सकता हूँ। चलो मैं लिवियाना को अगर निकाल दूं तो कंडीशन तो यहाँ लिवियाना होगा वहां पे डबल क्वांटिटी में नोवा जाना होना चाहिए। तो मैंने, उसने खुद कहा था कि फॉलोइंग ब्रांड्स कैन बी मेड एग्रीबल बाय लिमिटिंग सम और ऑल ऑफ, नहीं अच्छा ठीक है, मैं दो को नहीं निकाल सकता, एक में मैं एक को ही निकाल सकता हूँ। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आप एक टाइप ऑफ टी लीव को सिर्फ या तो उसके सारे या उसके कुछ पार्ट्स निकाल सकते हो।
ऑफ वन टाइप ऑफ टी लीव्स। मैं दो को नहीं निकाल सकता, दो को तो मैं निकालता तो फिर पहली कंडीशन ही कंफर्मेबल थी। एनीवेज आगे चलते हैं, सिर्फ एक को निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में। वन पार्ट लिवियाना, टू पार्ट्स नोवाजाना, वन पार्ट्स ऑक्सिया, फोर पार्ट्स प्यास्क। वेरी इजी पीजी, इसमें से ऑक्सिया को खत्म कर दो, मसला हल हो जाएगा, क्योंकि नोवाजाना के साथ ऑक्सिया यूज नहीं हो सकता। तो मैं इसमें से अगर ऑक्सिया को निकाल दूं तो कंडीशन फुलफिल है। मैं अगेन समझा देता हूँ, लिवियाना के साथ डबल ऑफ नोवाजाना होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड है। टोटल अगर इनके पार्ट देखे जाए, वन पार्ट प्लस टू पार्ट, थ्री पार्ट्स हैं, प्यास के फोर पार्ट्स हैं, बाकी सबसे ज्यादा है। आखिरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, कोई और कंडीशन वायलेट नहीं हो रही। कोई नोवाजाना के साथ ऑक्सिया कन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा, कोई ऑक्सिया के साथ प्यास का कन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा, तो ऑक्सिया खत्म हो गया। जब ऑक्सिया मैंने निकाल दिया इसमें से, तो ये कंडीशन कंफर्मेबल होगी। याद रखिएगा, सिर्फ एक टाइप ऑफ टी लीव को निकाल सकते थे, या तो उसके सारे या फिर उसका कोई एक पार्ट। दिस इज द राइट आंसर। सो दिस इज हाउ आपने जो क्वेश्चन हैं कंडीशंस वाले, पिक द ऑड वन आउट वाले, इनको आपने जो है वो सॉल्व करना है। इट्स अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन। बैरिया में बहुत दफा आया, वर्ड टू वर्ड आया, चेंज नहीं किया गया। कॉमशर्ट्स में वर्ड टू वर्ड आया, चेंज नहीं किया गया। ठीक है जी। 12 to 15 तीन क्वेश्चन हैं पैराग्राफ रिलेटेड। दो द स्टेट कल्टिवेट्स ओनली 3.2 lakh tons of mangoes. They are of premium quality, and with mangoes becoming second most consumed fruit in the world after grapes, the government has been trying exporting it through sea route, which is cheaper. An experiment which was done in this regard last year has proved successful. So in this paragraph, the statement is relevant to the export of mangoes. वो ये कह रहा है कि 3.2 लाख टन ऑफ मैंगोज को प्रीमियम क्वालिटी की एक्सपोर्ट किया गया लास्ट ईयर, क्योंकि बाकी दुनिया में, सारी दुनिया में ग्रेप्स के बाद सबसे ज़्यादा जो है कंज्यूम होने वाला फ्रूट जो है दैट इज मैंगो। सो अब गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव लेना चाह रही है कि वो उसको सी रूट के थ्रू एक्सपोर्ट करे, ताकि वो चीपर आप कह सकते हो कॉस्ट के ऊपर जो है वो एक्सपोर्ट हो सके। ठीक है, चीपर कॉस्ट के ऊपर जब वो एक्सपोर्ट हो सकेंगे। और ये एक्सपेरिमेंट जो वो कहता है लास्ट ईयर बड़ा सक्सेसफुल प्रूव हुआ था। तो क्वालिटी ऑफ मैंगोज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एक्सपोर्ट्स। तो इज दिस थिंग डेफिनेटली ट्रू, प्रोबेबली ट्रू, डाटा इनएडिक्वेट है, प्रोबेबली फॉल्स या डेफिनेटली फॉल्स। सो 12 तो बड़ा इजी है कि उसने कहा है कि दे आर प्रीमियम क्वालिटी, दे आर ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। सो दिस वाज क्लियरली मेंशन इन द पैराग्राफ कि प्रीमियम क्वालिटी मैंगोज जो हैं वो उनको पसंद किया जा रहा है बाकी दुनिया में। ये वजह है कि ग्रेप्स के बाद सबसे ज्यादा मोस्ट कंज्यूमेबल जो फ्रूट है वो दुनिया में ये बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सो द स्टेट ऑल्सो एक्सपोर्ट्स गुड क्वालिटी ग्रेप्स। ठीक है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन पैराग्राफ के अंदर गिवन नहीं थी। ठीक है, इंफॉर्मेशन ही जब गिवन नहीं थी तो डाटा इनएडेक्वेट है। ठीक है, देखें, जब फर्स्ट मोस्ट कंज्यूम्ड ग्रेप्स है, सेकंड मोस्ट मैंगोज है, तो हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट उसके लिए भी कुछ स्टेप ले, लेकिन यहाँ पे ग्रेप्स के बारे में सिर्फ ये पता चला है कि वो द मोस्ट कंज्यूम्ड फ्रूट हैं इन द वर्ल्ड। अच्छा जी, नेक्स्ट, देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन एक्सपोर्टिंग मैंगोज थ्रू सी रूट्स। सो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर वो पूछा कि क्या कुछ प्रॉब्लम जो है वो रिलेटेड हैं एक्सपोर्टिंग मैंगो थ्रू द सी रूट। दिस इज डेफिनेटली फॉल्स, ये क्लियरली फॉल्स है। उसकी रीजन ये है कि जो पैराग्राफ की लास्ट लाइन थी वहां से मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि गवर्नमेंट जो है वो ट्राई कर रही है टू एक्सपोर्ट मैंगोज वाया सी रूट, जो कि चीपर है। और एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि लास्ट ईयर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल प्रूव हुआ था। जब ये चीज सक्सेसफुल प्रूव हुई है तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स नहीं है तभी तो वो सक्सेसफुल हुआ है। सो दिस इज क्लियरली फॉल्स, तो डेफिनेटली फॉल्स है ये बात। सो एक और क्वेश्चन भी इसी पैराग्राफ से रिलेटेड है। द स्टेट ऑल्सो कल्टिवेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मीडियम क्वालिटी ऑफ मैंगोज। आप देखें, एक्सपोर्ट क्वालिटी के जो मैंगोज हैं दे शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी, दे शुड बी ऑफ हाई ग्रेड। ये बात पैराग्राफ के अंदर क्लियरली जो है वो स्टेटेड है। सो इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि क्वालिटी जो है ना मीडियम क्वालिटी के मैंगोज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो डाटा इनएडेक्वेट नहीं आप कहोगे, या डाटा इनसफिशिएंट नहीं आप कहोगे, डाटा इनएडिक्वेट नहीं है, बल्कि क्लियरली मेंशन्ड है कि हम लोग हाई क्वालिटीज के मैंगोज को ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बात कहना कि स्टेट जो है वो मीडियम क्वालिटीज के मैंगो बनाती है, इस पैराग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे ये डेफिनेटली फॉल्स है। सो वर्बल रीजनिंग के अंदर आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। आपको लगेगा ऐसे कि वर्बल रीजनिंग के अंदर कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ है, जैसे इंग्लिश के अंदर होता है, नीचे इन्फॉर्मेशन होती है, बट ऐसा नहीं है। आपने इन्फॉर्मेशन उससे कंसीव करनी होती है। जैसे कि इन क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको करके 15 क्वेश्चंस के अंदर जो है मैंने आपको ये करके ऑलमोस्ट दिखाया है। कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं, बल्कि इसको करते हैं 16 till 19, ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। अब द क्वेश्चन स्टेट दैट अ टाइगर व्हेन किलिंग इट्स नेचुरल प्रे which it does either by stalking or
lying in wait for it depends for the success of its attack on its speed and to a lesser extent on the condition of its teeth and claws. When therefore for a tiger is suffering from one or more painful wounds, and when its teeth are missing or defective and its claws worn down, and it is unable to catch animals it has been accustomed to eating, it has been accustomed to eating. It is driven by the necessity to kill human beings. इस पैराग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास स्टेटेड है वो ये है कि टाइगर जो है वो अपनी नेचुरल प्रे को, यानी जो एनिमल जिनको वो हंट डाउन करता है उनको वो किल करता है, या तो स्टॉक करने से या फिर वेट करता रहता है, छुप के वो घात लगा के धाक लगा के बैठा रहता है, और जब भी कोई एनिमल, कोई किजाल है या कोई और ऐसा एनिमल है, कोई डेयर है, उसके करीब आता है तो वो उसको हंट करता है अपनी स्पीड की वजह से। और जैसे जैसे वो कहता है कि बूढ़ा होता जाता है तो उसके जो टीथ हैं और अगर क्लॉज उसके डैमेज हो गए हैं, क्योंकि टाइगर्स आपस में टेरिटरी के पीछे एक दूसरे से लड़ते हैं, ठीक है, और अगर वो उसको कोई पेनफुल वूंड्स हैं या उसके दांत टूट गए हैं तो वो क्या करता है कि जब वो इस तरह से हंट नहीं कर सकता तो उसके लिए इजी प्रे बन जाती है, नेसेसरी बन जाता है उसके लिए सर्वाइव करना, ह्यूमन बींग्स को किल करना। सो ऐसे वाकयात जो हमारा नेबरिंग कंट्री इंडिया है वहाँ पे होते रहते हैं, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और टाइगर्स जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नेचुरल हैबिटेट्स को उनके प्रिजर्व करने की कोशिश की। अब देखते हैं से क्वेश्चन क्या पूछे, ह्यूमंस बीइंग द नेचुरल प्रे ऑफ द टाइगर्स, नो दिस इज श्योरली फॉल्स, दिस इज क्लियरली फॉल्स, क्योंकि उसने कहा कि नेचुरल प्रे को वो हंट करना अपनी जो है ना वो प्रेफरेंस जो है वो रखता है, ठीक है। सो दिस इज क्लियरली फॉल्स, सो इसका ऑप्शन इज ई। जो तो साफ साफ नजर आ रहा था इसलिए मैं उसकी डिटेल्स में डिस्कशन में मैं नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 17, शार्प क्लॉज आर नीडेड बाय द टाइगर टू किल एनिमल इन द फॉरेस्ट। यस, ये बात क्लियरली मेंशन्ड है कि टाइगर्स ने अगर हंट डाउन करना है अपने नेचुरल प्रे को, जिसमें वो एनिमल्स आ, जिसमें गजाल है, डियर है, या बफलोज वगैरह होती हैं, जो बाकी एनिमल जीब्रास वगैरह हैं, खैर वो जहाँ पे टाइगर्स होते हैं वहाँ पे जीब्रास तो नहीं होते हैं, वहाँ पे लॉयंस होते हैं, तो या लेपर्ड्स होते हैं, सॉरी लेपर्ड्स भी नहीं, चीताज या लॉयंस होते हैं। सो लेपर्ड्स वगैरह तो जो हमारी माउंटेनस रीजन हैं, या जो टाइगर्स वगैरह जो हमारे माउंटेनस रीजन के अंदर या जो सेमी माउंटेनस रीजन है वहाँ पे पाए जाते हैं, तो वहाँ पे जीब्रास उस तरह से नहीं होते हैं। बहरहाल एनीवे जो उनकी नेचुरल प्रे है, जो एनिमल जिनको हंट डाउन करता है उसके लिए शार्प क्लॉज नीडेड है, ये बात बड़ी क्लियरली मेंशन्ड है। इस पैराग्राफ थोड़ा सा लेंथी था, इसके फर्स्ट बात के अंदर ये चीज मेंशन थी कि नेचुरल प्रे को हंट डाउन करता है यूजिंग हिज एबिलिटी ऑफ स्टॉकिंग इट्स प्रे, लाइंग फॉर इट्स प्रे, और अपने क्लॉज की मदद से, अपने टीथ की मदद से वो हंट करता है। जब उसके क्लॉज और टीथ जो है वो डिटेरिएट कर जाते हैं तो वो कोशिश करता है कि इजी प्रे जो है, जिसमें ह्यूमंस अगर किसी फॉरेस्ट से गुजरे हैं तो वो उनको हंट करता है। सो दिस इज डेफिनेटली ट्रू कि शार्प क्लॉज में उसको नीडेड है। ओल्ड एज प्रोपेल्स टाइगर्स टू मेक मैन ईटिंग। यस, ये एक बात है, क्योंकि वूंड्स हो गए, जब वो बूढ़ा हो गया, उसके दांत वगैरह गिर गए, लड़ाई झगड़े भी वो करते हैं ना एनिमल्स आपस में, उनकी वजह से। सो इसका डाटा एक रीजन हो सकती है, बट इसका क्लियरली मेंशन नहीं है। यहाँ पे जो रीजन मेंशन थी वो ये मेंशन थी कि वो हंट करता है एनिमल्स को जब उसके टीथ नहीं है, जब उसके हाथों पे या उसके क्लॉज के ऊपर वूंड्स हैं, ठीक है। सो हो सकता है कि वो क्लॉज या उसके जो टीथ हैं वो डैमेज हुए हैं व्हेन द टाइगर गॉट इन्वॉल्व इन अ फाइट विद अनदर टाइगर ओवर टेरिटरी, ठीक है ना। वो टेरिटरी मार करते हैं अपनी, जितनी भी कैट्स होती हैं वो अपनी टेरिटरी मार कर रहे होते हैं, अगर कोई अननोन जो उनकी प्राइड से रिलेट नहीं करता टाइगर आ जाए या लॉयन आ जाए तो वो उसके साथ फिर फाइट करते हैं। सो कम्प्लीटली ये चीज मेंशन नहीं थी कि सिर्फ बूढ़े होके उनके दांत या वो होते हैं, तो ये थोड़ा सा इन सफिशिएंट डाटा है, क्लियरली ये चीज मेंशन नहीं है। सो मेरा ख्याल है इसका ऑप्शन नंबर सी शुड बी द बेस्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 19, टाइगर किल्स अ मैन ओनली when it has been incapacitated through wounds। yes, एक रीजन यहाँ पे ये मेंशन्ड है और बड़ी क्लियरली मेंशन्ड है कि जब उसके वूंड्स हो जाते हैं, उसके क्लॉज के ऊपर टीथ उसके डैमेज हो जाते हैं तो वो हंट करता है। जो यहाँ पे इस पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो ये डेफिनेटली एक ट्रू प्रोसीजर है। सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू द वर्बल रीजनिंग, स्पेशली जो साइकोलॉजी या इंग्लिश या जो बाकी फील्ड्स हैं उसके अंदर है तो ये एनालिटिकल या लॉजिकल रीजनिंग के रिलेटेड है, और अगर देखा जाए तो ये क्रिटिकल थिंकिंग की चीज़ है। सो वर्बल रीजनिंग का इसको जो है वो नाम दिया गया है। दिस बुक इज़ अपलोडेड ऑन द पोर्टल, आप लोग वहाँ से इसको जाके चेकआउट कर सकते हो, और इससे प्रैक्टिस जो है फर्दर जो है वो आप कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस डेफिनेटली करनी है, स्पेशली साइकोलॉजी से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने करनी है, जो इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने करनी है तो ये सबके साथ एनालिटिकल के साथ एसोसिएटेड है, बट उनके इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द बाकी जो क्वेश्चनिंग है ऑफ द एनालिटिकल, लॉजिकल या क्रिटिकल थिंकिंग। Like, comment, and subscribe.